अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आज आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा नावल जो कि हुरिया मलिक ने लिखा है और जिसका नाम है वो इश्क सराब सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल वो इश्क सराब सा। हीरोज़ हैव नो नेम्स, दे जस्ट हैव द मेमोरीज। मध्यम सी स्याही से कनिंदा इन अल्फाज को बगौर पढ़ते हुए इसकी आंखों में तजस्सुस चमकने लगा। रहमान काका, ये यहाँ किसने लिखा है? इसने सबको चाय देते रहमान काका को आवाज़ लगाई जो बाहर की जानब बढ़ रहे थे। मैडम, ये यहाँ के ही किसी ऑफिसर के अल्फाज हैं। उन्होंने सादगी से जवाब दिया तो वो उन्हें देख के रह गई। काका, यही तो पूछ रही हूँ कि किसके अल्फाज हैं? इसने अपने अल्फाज पर जोर दिया तो उनके चेहरे पर लाइलमी झलकी। मालूम नहीं। वो कंधे उचकाते चाय की प्यालियाँ लिए वहाँ से चले गए जबकि वो वहीं डिपार्टमेंट के मेन दरवाजे की बाएं साइड वाली दीवार पर करिंदन अल्फाज को तकती रही। कैप्टन, आप इधर क्यों खड़ी हैं? कैप्टन नशर जो कॉल सुनने के लिए बाहर आए थे उन्होंने इसे यूं बाहर खड़े देखा तो पूछ बैठे। नथिंग स्पेशल, बस ये फिक्रा देख के रुक गई। इसने संजीदगी से दीवार की जानिब इशारा किया तो इनके चेहरे का रंग फौरन तब्दील हुआ। हमारे एक ऑफिसर का बहुत पसंदीदा जुमला रहा है ये, मंदम लहजे में कहते हुए कॉल पिक करते आगे बढ़ गए। जबकि वो इनकी बात सुनती इनकी जानिब मुड़ी। कौन से ऑफिसर कैप्टन? इसने मुतजस्सिस लहजे में इस्तफसार किया। मारखोर, यक लफ्ज़ ही जवाब देते हुए आगे बढ़ गई जबकि वो इनके जवाब पर करंट खाती वापस उन्हीं अल्फाज को तकने लगी। चेहरे से बहते खून को उंगली से छूते हुए इसने सुर्ख हाथ को आंखों के सामने किया ही था कि सर के पिछले हिस्से में लगने वाली जोरदार चोट के बायस वो बुरी तरह से लड़खड़ाया। आंखों के सामने छा जाने वाले अंधेरे को मुश्किल खुद पे मुसल्लत ना करते हुए इसने हाथ दीवार पर टिकाते हुए गर्दन घुमा के वार करने वाले को देखना चाहा तो उसकी निगाह हाथ में जदीद पिस्टल को पकड़े खड़ी दुश्मनी जान के आतिशफशां बने वजूद से टकराई तो एक गहरी फांस इसके दिल में जा चुभी। लेकिन अपनी दिली कैफियत के बरक्स वो अपनी जख्मी कमरे वहीं दीवार के साथ टकराता खिल के हंस दिया और अपनी खून से तर पलके उठा के बगौर इसको देखा जो आंखों में नाकाबिले फ़हम तासरात लिए से देख रही थी। मैंने कहा था ना कि मेरे मुजरिम हो तुम और तुम्हारी जान लेने का हक सिर्फ मेरा होगा। इसके सख्त अल्फाज के बरक्स इस वक्त इसकी आंखों में आंसू तैरते इसकी अल्फाज का मजाक उड़ाते चले गए तो इसके चेहरे पर छाई मुस्कान इंतहाई तकलीफ के बावजूद गहरी होती चली गई। और मैंने भी कहा था कि मैं तुम्हारा हक किसी और को नहीं दूंगा। इर्द गिर्द गिरे हुए अदमुए से बहुत से आदमियों की जानिब इशारा करते हुए इसने अपनी मचाई गई तबाही की तरफ इशारा किया और फिर इसे एक वाज़ा इशारा देते हुए अपना बाजू फैलाया तो इसकी नीली शर्ट पर फैले खून को देखकर इसकी आंखें मजीद नम हुई। जो हक तुम्हारा है इस वार करके ज़ाया नहीं करो मेरी जान, शोर हूँ मैं तुम्हारा, इस बात का ख्याल कर लो। इसके अल्फाज ने गोया इस पे खोलता हुआ पानी उंडेल दिया था। तभी इस पानी की खोलन से बुलबुलाते हुए इसने हाथ में थामे पिस्टल के ट्रैगर पर दबाव डाला तो एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ इसकी हल्की सी सिसकी की आवाज़ गूंज के वहीं दब गई और वो सीने के बाएं जानिब अपना हाथ रखता अपने लब और आंखें शिद्दत से भींच गया। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये कोशिश कामयाब हो वरना तुम्हारी आंखों में छाए पछतावे के साए में दे। आंखें जोर से मीते हुए उखड़ते लहजे में बोल रहा था जब सांसों की डोर का नाता टूटा और इसके अल्फाज का गला वहीं दम तोड़ गया और बेजान होता वहीं ढेर हो गया। जबकि दूसरी जानिब इसके बेजान वजूद को देखते हुए इसके हाथ से पिस्टल छूट के नीचे जा गिरा और वो भागती हुई इसकी जानिब लपकी। ताहत निगाह फैले नीलगो आसमान को तकती इसकी आंखों में यासीत सी सिमट आई। जैसे हमेशा की तरह पलकें चिपकाते हुए इसने इस यासीत को पलकों में की झालर में ही कहीं छुपा लिया। यूं ही आसमान को तार देर तकते हुए इसका दिल न जाने क्यों घबराने लगा तो वो जूते उतारती नंगे पाँव घास पे चलने लगी और सब करते हुए भूल बैठी थी कि इसका इस हिस्से में आना ही ममनू था कजा के वहाँ यूं मदहोश होकर घूमना। इस हिस्से में तैनात गार्ड्स ने जब इसे घास पे टहलते हुए देखा तो उसने सब ने फौरन अपनी पुश्त इसकी जानिब मोड़ ली कि वो जानते थे कि अगर गलती से भी इनकी एक निगाह इस मोमी गुड़िया पर पड़ी तो एसके इन लोगों की आंखें नोच लेगा। आसमानी रंग के टखनों को छूते शिफॉन के सादा फिराक के नीचे सफ़ेद रंग का पजामा पहने वो हमरंग दुपट्टा जो इसकी बेखबरी के बायस सर से ढलक के कंधों पे आ चुका था ओढ़े खुद में मगन इस कदर खूबसूरत दिखाई दे रही थी कि इस पर एक नज़र डालने वाला अपना दिल इसके कदमों में ढेर करने में लम्हा ना लगाता। लेकिन इस पर नज़र डालने की हिम्मत यहाँ कोई माई का लाल कर ही नहीं सकता था जिससे वो मुंसलिक थी। वो लोगों को तड़पा तड़पा के मारने का हुनर जानता था। इसे वहां टहलते हुए न जाने कितनी देर हो चुकी थी कि सूरज अब अपनी शौक को समेटता तारीखी में डूबने को तैयार था। शाम के गहरे होते साए देख के एसके पैलेस में तैनात गार्ड्स के लोगों दिलों में खदबदी सी लगी। इस लम्हे इनका दिल चाहता कि किसी तरीके से ये मोमी गुड़िया अपनी चहलकदमी को छोड़ के वापस कमरे में चली जाए क्योंकि वो जानते थे कि अगर एसके के आने से पहले वो वापस ना गई तो एक तूफान सा आ जाना था। तभी किस्मत को इन पे तरस आगे के ऐलान के दाएं जाने वाला हिस्सा जिसने अपने पालतू जानवर और परिंदों के लिए मखसूस कर रखा था वहाँ बंदे जर्मन शेफर्ड्स अपनी मालकिन की बेखुदी
नमूदी देख के एकदम अपनी खौफनाक आवाज़ में भौंके तो अपनी ही सोचों में गुम और बुरी तरह से उछली कि इस महल में इस शख्स की से भी ज़्यादा खौफ इसके जर्मन शेफ़र्ड्स से आता था। तभी होश में आते ही इसने इनके ठिकाने की जानिब देखा तो इसका दिल जैसे धड़क रह गया। वो बिजली की सी रफ्तार से मुड़ी और पैरों में चप्पल उड़सती भागने से अंदाज में अंदर की जानिब बढ़ गई। इसे अंदर गए चंद लम्हे ही गुजरे होंगे जब गार्ड्स ने प्रोटोकॉल के साथ एक साया चमकती हुई मर्सिडीज आहनी गेट से अंदर दाखिल हुई। स्याह तारीख बंद कमरे में लोहे के एक रॉड के साथ रस्सी से इसके दोनों हाथ बंधे वो सब इसके इर्द गिर्द गोल दायरे में खड़े थे, जबकि चेहरे से बहते खून से बेनियाज वो सुर्ख आंखों से खुद से चंद फरलांग दूर बैठे शख्स को तक रहा था जो बहुत पुरसकून अंदाज में सिगरेट सिलगा रहा था। इस शख्स को इतना मारो कि ये जो आंखें किसी के सामने नहीं झुकती या आज के बाद कभी उठ ना सके। वही शख्स सिगरेट की गहरी कश लगाता अपने साथियों से बोला तो इस शख्स की आंखों में ही वहशत भरा तासुर झलका जो सामने वालों का दम निकाल दिया करता था। तभी इसने अपनी सुर्ख आंखें शख्स के आदमियों पर गाड़ी। जो तुम लोगों ने किया है इसकी सज़ा तुम लोग पाओगे ही, लेकिन इस शख्स के साथ जितनी अमृतनाक सज़ा से बचना चाहते हो तो अपने हाथों को मुझसे कम से कम 5 फुट दूर रखना। इसकी बिना खौफो खतर की सर्द आवाज़ गूंजी तो न चाहते हुए भी इसकी तरफ बढ़ते इस शख्स के आदमियों के कदम कांपे तो वो अपने आदमियों की इस कम हिम्मती पर पेचोताप खाता खुद अपनी जगह से खड़ा हुआ और बिफरे हुए शेर की मानद इस शख्स की जानिब बढ़ा, लेकिन अगला लम्हा इन सब के लिए बहुत भारी पड़ा। इस शख्स के नज़दीक आते ही इसने अपने फर्श से कदरे बुलंद लटकते हुए पाँव एकदम से ऊपर उठाते हुए इसके सीने पे दे मारे, अपनी टांगों को सर पर से घुमाते हुए अपनी शूज़ के साथ बंधे मिनी चाकू को इस फुर्ती से निकालते हुए अपने हाथों में बंदी रस्सी को काटा कि वह वहाँ मौजूद तमाम लोग इसकी फुर्तीली हरकत को शिश तरह से तक रहे थे। सर ये आम गुंडा नहीं है, इसका ताल्लुक किसी फोर्स से है। एकदम से इस शख्स का एक आदमी जोर से चिल्लाया तो पूरा असरार अंदाज में मुस्कुराया। मैं बहुत मज़े से तुम्हारा ये शो एंजॉय कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी आंखों को झुकाने की बात की जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। इसके तमाम आदमियों को नज़रअंदाज करते हुए इसकी जानिब बढ़ा जो ज़मीन से उठता फिर इस पे हमला आवर होने को तैयार था, लेकिन इसके अगले बार पे दोबारा ज़मीन बोस हो गया। ये आगे गलत बात और गलत शख्स के सामने कभी ना झुकी है और ना ये जुर्रत कोई कर सकता है। सर्द मगर खौफनाक लहजे में बोलते इसने इस हाथ में थामा चाकू इसकी दाएं आंख में जब खबोर दिया तो इसकी हौलनाक चीख इस वीराने में गूंज उठी थी, जबकि वो बहुत पुरसकून अंदाज में इसके तकलीफ ज़दा वजूद को देखता अपनी जगह से खड़ा हुआ और इसके दर्जनों आदमियों के नगरे में से किसी अंदर राजा की मानद शान से निकलता वो बाहर निकल गया। इसे वहां से निकले चंद हमें गुजरे होंगे जब इसे अपने पीछे एक जोरदार धमाके की गूंज सुनाई दी तो इसकी आंखों की चमक गहरी हो गई। ग्लास विंडो के साथ साथ टिकाई वो अपनी नाहमवार सांसों को मुतवाज़न करने की कोशिश कर रही थी जब दरवाज़ा खुलने की मध्यम आवाज़ पर इसकी धड़कनें फ़ौरन मुंतशिर हुईं, लेकिन वो खुद पे काबू पाए वहीं मजबूती से जमी रही। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मुंतशिर धड़कनें रफ्ता रफ्ता मध्यम पड़ने लगीं जब इसने नवारत की खुशबू और कदमों को अपनी सिमत आते हुए महसूस किया। चंद साने बाद वो सहर अंगेज़ खुशबू इसके पूरे वजूद को अपने हिसार में लपेट के और वो इसकी सांसों का पुरतब एहसास अपने बालों पर महसूस करती अपनी सांसें तक रोक गई और बिना कोई हरकत किए वहीं खड़ी इसकी अगली हरकत के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। लेकिन इसकी सारी हिम्मत और तैयारी इस वक्त तलपट होगी जब इसकी सरसराती उंगलियों के इसके बालों में गर्दिश करती इसके सिल्की बालों पर अटका हुआ दुपट्टा धीरे से सरका गई। मिस किया मुझे इसका भारी लहजा गूंजा तो इसकी हथेलियां बेसाख्ता पसीने से पसीज गई, लेकिन वो बिना जवाब दिए अपनी पलकें और दोनों मुठ्ठियां पूरी शिद्दत से भींच गई कि वो बहुत धीरे से इसकी नाजुक कमर पर बिखरे बहु रेशमी बालों को अपनी मजबूत उंगलियों की मदद से समेटता माए कंधे पर डालता इसे गहरे इम्तिहान में डाल गया। अब इसके मजबूत हाथ इसकी नाजुक कमर पर सरसरा रहे थे और वो धड़कते दिल और सुर्ख चेहरे के साथ इसकी चाहत पूरी होने की मुंतज़िर थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो इस वक्त किस चीज़ का तालिब था। और फिर अपनी मतलूबा चीज़ नज़र आती ही इसने इसके दाएं कान में धीरे से सरगोशी की। थैंक्स। इसकी जिप पे हाथ रखते हुए उसने जिप खोलने से नीचे खिसकाई तो उसने बेसाख्ता दोनों हाथ खिड़की पे मजबूती से जमाए और लब ज़ोर से भींच लिए। इसकी गहरी सांसें भी इस शख्स के लिए गहरे नशे का सबब बनती थी। जिप नीचे को थोड़ी सी खिसकाती इसकी बेचैन निगाहें इसके वजूद पे फिसले और फिर इसके होंठों पे तमानियत भरी मुस्कान फैल गई और वो पूरी शिद्दत से साथ इसकी पिछली गर्दन से थोड़ा निचले हिस्से पे बने गोल से सुर्ख निशान पे झुकता अपनी दीवानगी जुनून की दस्तान रकम करता चला गया, जबकि दूसरी जानिब इसके इस पुरशिद्दत लम्स पर बेसाख्ता लड़खड़ा सी गई, जबकि गोया इसके अपने सीने से बाहर निकलने को बेताब हो रहा था। मगर वो इसकी हालत से बेनियाज इस वक्त अपने अंदर की तलब को मिटाने के लिए अपने जुनून की दास्तान रकम करता इसकी सांसें मध्यम करने की सही में था। इसके लब बेसाख्ता मज़ामती अंदाज में सरसराए, लेकिन इसके पहलू वहीं पे दोनों हाथों का दबाव बढ़ाते हुए इसके अल्फाज को वहीं कता किया। एस के नहीं सुल्तान खान। एक बार फिर से वही तंबीह लहजा गूंजा तो वो जल्दी से सर बात में हिलाती इसके सार में मचलने लगी। मुझे भूख लगी है। वो जानती थी कि फ़कत ये एक जुमला इसे इस लम्हे इस शख्स की गिरफ्त से निजात दिला सकता था और यही हुआ। इसके कहने पे फ़ौरन सीधा हुआ इसकी जिप ऊपर की ओर जल्दी से करूँ अपनी जानिब किया। खाना क्यों नहीं खाया? संजीदगी से कहती हुई उसने निगाह इसके चेहरे पर डाली तो निगाह ठटक सी गई। फिरोजी और वाइट कलर के खूबसूरत मगर सादा से फ्राक और पजामे मुलविस सुर्ख चेहरा गहरे सांसों लरसती पलकों और कपकपाते होंठों
होंठों के साथ वो इसकी निगाह को कैद कर गई। आज के बाद ये रंग मत पहनना। इसकी फ्राक के गोल गले पे अपनी रंगीन शहादत फेरते हुए इसने हकीमी अंदाज में कहा तो इसने हैरत से इसे देखा, जो अब शायद इन्हें यकीनन इसकी गर्दन को निशाना बनाने वाला था। ये ड्रेस तुम ही लाए थे मेरे लिए। न चाहते हुए इसके होंठों से फिसला तो उसने बगौर इसके चेहरे को देखा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस कदर इस वजूद पे जचेगा कि मैं बिन पिए ही फेंकता चला जाऊंगा। हमार आलू लहजे में बोलते हुए इसकी सभी गर्दन में झुकाई ताकि देखती सांसों की तप्पे से झुलसते हुए तड़प के फासले पे हुई। खाना खाना है मुझे। इसने दोबारा वही बात दोहराई तो एक पल को जोर से आंखें मीचते सीधा हुआ और इसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में लेता बाहर की जाने बढ़ा तो इसका अंदाज देखती रुशाने खान अंदर तक कांप उठी। कैसा गुजरा आज दिन। हमेशा की तरह इसकी प्लेट भरते हुए इसने सवाल किया तो गहरी सांस भरती अपनी दिन भर की रूटीन को सोचने लगी, जो हमेशा की तरह एक सुकूनत का शिकार थी। ठीक रहा, मध्यम लहजे में जवाब देती वो पूरी तरह अपनी प्लेट पे झुक गई, जबकि वो खाने की तरफ मुतवज्जा हुए बगैर इसको देखते गया, जो ननस्ता इस लापरवाही बरतनी वाला मुंह में रख रही थी। पिछले लॉन में क्या करने गई थी। इसकी मौजूदगी को फरामोश करने की नाकाम कोशिश करते हुए जो तवज्जो से खाना खाने में मशगूल थी, इसके अचानक इस्तफसार पे इसे जैसे फंदा सा लगा। पानी का गिलास मेज से उठा के 2-3 घूंट लेते ही इसने खुद को कंपोज करने की कोशिश की और फिर एक नज़र से कि इसके देख के इसके अल्फाज जोड़ने लगी। कुछ नहीं, हजार कोशिश के बावजूद वो इसे कोई वजह ना दे सकी, जबकि वो हनूज इसके दिल का सरापे पे निगाहें गाड़े से बुखला रहा था। रोशाने मैंने वजह पूछी है। इसके सर लहजे में अच्छी तंबी महसूस करके वो एकदम से चटक उठी और निवाला एकदम से प्लेट पे पटकती अपनी जगह से खड़ी हुई। वजह यही है कि दम घुट रहा था मेरा तुम्हारे इस महल में। आती जाती सांसों पे भी तुमने पहरा जमाया हुआ, लेकिन मैं कदर बुलंद आवाज़ में बोलती हुई इसकी आंखों के सर तासरा तो गहरा होता ना महसूस कर सकी, मगर इसकी चलती जबान को ब्रेक तब लगी जब इसने झटके से इसका बाजू खींचते हुए वहीं डाइनिंग टेबल पर झुकाते हुए इसकी सांसों पे पैरा जमाया तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। लम्हा ब लम्हा इसकी आँख मजबूत होती गिरफ्त और सांसों की मध्यम होती रफ्तार पे वो इसकी आहनी गिरफ्त से छुटकारा पाने के लिए इसके मजबूत बाजू में मचली तो टेबल पर पड़े हुए कई बर्तन जोरदार छनाके की आवाज़ के साथ नीचे गिरते पल में टूट गए। लेकिन इस अवतार पर इसने अपनी गिरफ्त नरम ना की, बल्कि इसका बायां बाजू अपनी गर्दन के गिर्द लपेटते हुए इसने अपना दायां हाथ इसकी घनेरी जुल्फों में फंसाया, इसकी गर्दन को कितने ऊपर को उठाया। इसकी सांसों में तसल्लुत जमाया हुआ था, जबकि इसके सिलगते लम्ब तो बेपनाह कुर्बत पे इसके पूरे वजूद पे लर्जा तारी था। चेहरा गंधारी अनार के मानद सुर्ख हो चुका था। मुमकिन था कि इस शिद्दत भरे लम्ब पे अपने हवास खो बैठती। इसने इस पर रहम खाते हुए अपनी गिरफ्त ढीली करते हुए इसकी सांसों को इसने रहाई बख्शा तो वो गहरी सांसें भरती हुई वहीं टेबल पर ही झुकी अपने हवास संभालने की सही करने लगी। इस महल में आने के बाद मैंने तुमसे फ़कत एक बात कही थी कि मुझे समेत इस महल में मौजूद हर शय की स्याह सिफ़ात की मालकिन हो तुम, मगर तुम पिछले लॉन की तरफ नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ जानवर मौजूद हैं। दोनों हाथ इसके दाएं बाएं टेबल पर झुकाए हुए ऐसे अंदाज में बोलते इसकी धड़कनों की लय मध्यम करने लगा। आज के बाद मुझे अपने सांसों पर तसल्लुत जमाने का ताना हरगिज़ ना देना, क्योंकि आज सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। आज के बाद ये अल्फाज मुँह से निकाल तो खुद को मेरी सांसों में तहलील होने से ना बचा पाओगी। सरल लहजा सपाट आंखें, मगर दो मानी अल्फाज सुन के वो चकरा सी गई और जल्दी से अपना दुपट्टा संभालती मेज से उठी और उसकी गिरफ्त से फ़ौरन निकली। तुम मुझे यूं खौफजदा नहीं कर सकते। इससे चंद इंच का फासला बढ़ाती वो हिम्मत मुइतबा करते हुए बोली तो लहजा भर को इसकी आंखें मुस्कुराई। मैं ये काम करता नहीं हूँ। इसके पुरसकून लहजे में एक तफाखर सा झलका, जो चीख चीख के कह रहा था कि मैं ये काम करता नहीं हूँ, बल्कि लेकिन ये काम मेरा नाम बहुत अच्छे से कर देता है। लेकिन तुम ये जो काम तो करते हो ना, अब मैं कॉलेज में सबको इसका क्या जवाब पेश करूंगी। अपने होंठों पर दिखाएगी इसकी शिद्दत पसंदी की जानिब इशारा करते हुए जिस अंदाज में बोली, एसके की आंखों का तासुर एसके की बीवी को कम से कम किसी के सामने जवाब पेश करने की ज़रूरत नहीं है। इसके होंठों की गहरी निगाहों से देखते हुए इसने न्याज़ी से कहा तो वो सलग उठी। सारी दुनिया तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचती। तल्खी से कहती हुए एक नज़र अपनी और इसकी गुर्बत के ज़ेर असर मचाई की तबाही पे डालती पलटी। हमारी चंद लम्हे की गुर्बत ने क्या तबाही मचाई है। सोचो ज़रा, जब वसल के लम्हात होंगे, जब रगू पे में उतरने का मौसम आएगा, तब कैसा मंजर होगा। इसकी निगाहों में उतरते खिफ्त ज़दा तासुर से महफूज होते वक़्त से बोला तो इसके बेबाकी पे लरजती वो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से भाग खड़ी हुई। बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम में एक लंबी सी मेज़ की गिर्द कुर्सियों में बैठे अफराद के चेहरों पर छाई परेशानी बहुत नुमायाँ थी, माँ सिवाय एक फ़र्द के। ऐसा कौन माई का लाल पैदा हो चुका है जिसने इतने लोगों की मौजूदगी में मेरी राइट हैंड को इतनी दर्दनाक मौत देने के बाद मेरे ठिकाने को राख का ढेर बना दिया। सरबराही कुर्सी पर बैठा हुआ नादिर खोकर गुस्से और किसी कदर खौफज़दा लहजे में बोल रहा था, जब बाकी सबको इसकी बात को तवज्जो से सुन रहे थे और अपनी मुख्तलिफ तजज़ियात पेश कर रहे थे। जब इसकी सर्द आवाज़ गूंजी, जब कोई माई का लाल पैदा हो ही चुका है तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने गीदड़ भभकियों की बजाय अपने प्लान्स को मजबूत बनाने की कोशिश करो। जो तुम्हारे राइट हैंड तक पहुंच सकते हैं, से तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचने में लम्हा भी नहीं लगेगा। सिगरेट होंठों में दबाए नादिर खोकर की आंखों में आंखें डाले वो स्पाट लहजे में बोलता है, इसके गैज़ो गज़ब को हवा दे गया। मतलब क्या है तुम्हारा। इतने लोगों की मौजूदगी में इसके कैसे अल्फाज इसे अपनी बेइज्जती करते हुए महसूस हुए। तभी वो कराते हुए बोला, लेकिन यही इसकी गलती थी। मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात मत करो। एकदम से वो गज़बनाक लहजे में बोला तो वहाँ मौजूद सभी अफराद अलर्ट हुए कि इस शख्स की दरिंदगी और बेहिसी से कौन वाकिफ ना था।
कि अगर वो दोस्तों का दोस्त था तो बात अगर मिजाज से हट के हो तो इससे बढ़ के ज़ालिम भी कोई ना था। जो कुछ कल तुम्हारे साथ हो चुका है इसके बाद तुम ये आवाज़ किसी के सामने बुलंद नहीं कर सकते और मेरे सामने तो किसी कीमत पे भी ये नहीं करना। अपनी जगह से खड़े होते हुए दोनों हाथ मेज़ पे जमाते हुए जिस अंदाज में बोला सा मारे अहाना तो सप्पी के नादिर खोकर का चेहरा स्याह पड़ने लगा। जबकि इसकी आदमी अपनी गंज थामे नादिर के एक इशारे के मुंतज़िर थे, लेकिन वो एसके पे हमला करवाने की जुर्रत नहीं कर सकता था। तुम्हारे आदमी के साथ जो हुआ अफ़सोस है इसका, लेकिन इसकी मौत पे कॉन्फिडेंस सजाने के बजाय कातिल ढूँढने की कोशिश करो और जो माल तुम्हारे ज़िम्मे था इसे मुकर्रर वक़्त पर स्मगल करवाओ, क्योंकि अंडरवर्ल्ड तुम्हारे साथ सोग नहीं मना सकती। कतई लहजे में कहते हुए एक सर्द निगाह हाज़रीन पर डाल के वो पुरसकून अंदाज में पलटा और आंखों पे स्याह ग्लासेस चढ़ाते हुए खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ा तो नाभी होंठों पे खूबसूरत सी मुस्कान चल रही थी। 4-5 किताबें अपने इर्द-गिर्द फैलाए वो बेड पर चौकड़ी मारे बैठी सर खपाने में मसरूफ़ थी। जब इसके पास पड़े मोबाइल की रिंगटोन बजी तो इसका ध्यान भटका। बेतवज्जी से ही हाथ बढ़ाते हुए इसने मोबाइल उठाते हुए कान से लगाया, लेकिन दूसरी जानिब से आती आवाज़ पे इसके सारे हवास सलब हो गए। अस्सलाम वालेकुम, ज़वार खान स्पीकिंग। मुकाबिल का मज़बूत मगर खूबसूरत लबो लहजा इसका गोया पत्थर का कर गया था। मिस खान, इसकी खामोशी को महसूस करके दूसरी जानिब से पुकारा गया तो उसके कान साएँ-साएँ करने लगे, लेकिन हलक से आवाज़ चाहने के बावजूद भी ना निकल सकी। मिस खान, आर यू ओके? वही खूबसूरत लहजा फिर से गूंजा तो वो गड़बड़ाई और खौफज़दा निगाहों से स्टडी रूम की बंद दरवाजे को देखा और फंसी-फंसी आवाज़ में बोली, जी, जी सर, आई एम ऑल राइट। वो जल्दी से बोली और बार-बार बेचैन और मुज़तरब निगाहों से दरवाजे को देखती रही, जिसके इस पार मौजूद शख्स न जाने कब वहाँ से बाहर आता। आप 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रही हैं मिस खान? ज़वार खान के इस्तफ़सार पे से झटका लगा कि वो इसकी 2 दिन की गैर हाज़िरी पर वो इसे कॉल क्यों कर रहा था। क्या ये मेहरबानी सिर्फ़ इसके साथ थी या बाकियों को ये रियायत हासिल थी, और अगर ऐसा नहीं है तो ये मेहरबानी इसके साथ क्यों की जा रही है? इसका उलझा हुआ ज़हन इस वक़्त बहुत से ताने-बाने बुन रहा था, जबकि सीने में मुक़ीद दिल आने वाली सातों का सोच के बहुत तेज़ धड़क रहा था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सर, मैं कल आ जाऊँगी। इसने जल्दी से कहते हुए कॉल बंद करनी चाहिए जब दूसरी जानिब से इसकी ये कोशिश नाकाम बना दी गई। क्या हुआ आपकी तबीयत को? इसके लहजे में महसूस करने वाली फ़िक्रमंदी इसके असाब को चटखाने लगी। सर, मैं अभी वो बोल ही रही थी जब लाख घुमाने की आवाज़ पे इसका वजूद पल भर को साकित रह गया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा वाह हुआ इसने कॉल काटते हुए कँपकँपाते हाथों से मोबाइल बेड पे पटका और अपना रुख कदरे मोड़े हुए किताबों पर झुका दिया। ये चेहरा क्यों इतना सुर्ख हो रहा है? वो जो अपने तईं से अपना चेहरा छुपाए किताबों में निजात ढूँढ रही थी, वो इससे आती इस गंभीर आवाज़ पे इसका दिल धक से रह गया। पता नहीं मैं कौन-सा चेहरा देख रही हूँ। बमुश्किल खुद को कंपोज़ करते हुए इसने लहज़े में लापरवाही का अंसर शामिल किया तो वो चंद साने की इसकी लंबी बालों से ढकी पुश्त को देख के आगे बढ़ा और बहुत सहूलत के साथ इसके इर्द-गिर्द पड़ी किताबें हटाते इसकी गोद में सर रख के लेटा तो वो बुरी तरह से गड़बड़ाई। मेरा मतलब है ये क्या कर रहे हो? इसने इसका सर गोद से निकालना चाहा, लेकिन इसका दायाँ हाथ गिरफ्त में लेते हुए अपने होंठों से लगाया तो उसकी मज़ाहमत दम तोड़ गई। तुम्हारा चेहरा देखने लगा हूँ क्योंकि मैं ये काम बिना किसी रद्दो-कद के घुटनों तक कर सकता हूँ। इसके खूबसूरत चेहरे पर नज़रें जमाए वो पुरफ़ुसूल लहज़े में बोला तो रुख़साने ने इसी खूबसूरत लहज़े में खोती ये बात भूलने लगी कि इस शख़्स के इस रूप के पीछे एक ज़ालिम दरिंदा छुपा हुआ है। सुल्तान, मैं काम कर रही हूँ। जब इसके होंठों की गुस्ताखियाँ हाथ की हदूद को पार करती बाजू की जानिब बढ़ने लगी तो वो हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़वाती बेबसी से बोली, तो इसने आहिस्तगी से इसका हाथ छोड़ते हुए इसकी जानिब देखा, जो तजबुज़ की हालत में अपने हाथों को मसल रही थी। कुछ कहना चाहती हो मुझसे? इसकी हरकत को मुलाहिज़ा करते हुए इसने संजीदगी से सवाल किया तो वो चौंकी और फिर किताब बंद करते हुए चोर निगाहों से इसकी जानिब देखा तो जो इसकी जानिब मुतवज्जा था। तुम नाराज़ हो जाओगे? इसने गोया पेशगी खतरे से आगाह किया तो सुल्तान की पेशानी पे बल पड़े। अगर नाराज़गी की परवाह है तो वो बात ही मत करो जो नाराज़गी का सबब बने। संजीदगी से भरपूर लहजे में न जाने क्या कुछ समेटे हुए था, लेकिन अपने ही ख़्यालात में गुम रोशाना इसके लहजे के ज़ेर बम में ना उलझ सकी। मतलब कि मैं बात ही ना करूँ क्योंकि मेरी तो हर बात से मुझे तुम्हारी नाराज़गी का गुमान होता है। चुभते हुए लहजे में कहते हुए इसने हाथ दोबारा से किताब की जानिब बढ़ाया, जैसे इसने अपनी गिरफ्त में लेते हुए अपने बालों में फंसाया तो रोशानी का दिल धड़क उठा। मैंने ये कहा है कि नाराज़गी की परवाह है तो बात मत करो, और ये बात तुम और मैं दोनों बेहतर तरीके से जानते हैं कि तुम मेरी नाराज़गी की परवाह नहीं है। तुम्हें परवाह है तो सिर्फ़ इस बात की कि मैं किसी से बात से इख्तिलाफ़ होने की सूरत में तुम्हें अपनी गुर्बत से ना हमकिनार कर दूँ। इसकी आँखों में आँखें डालते हुए इसने ख़्वाफ़गोई से बात मुकम्मल की तो वो लाजवाब सी हो गई। लेकिन चंद साने बाद हिम्मत मुजतमा करते हुए वो बिलाख़िर बोल उठी, मुझे डैड से बात करनी है। एक साँस में कहकर वो आँखें इसके खुले गिरेबान पर मरकूज़ कर गई कि वो इस लम्हे इसकी आँखों में नहीं देखना चाहती थी। व्यापारी चीज़ बेचने के बाद इसकी जानिब देखने की ज़हमत नहीं किया करते, इसलिए ये बात ज़हन से निकाल दो कि तुम्हारे कोई डैड भी हैं, क्योंकि ये वो बात भूल चुके हैं कि उनकी कोई बेटी भी थी। बेरहमी से कहते हुए इसके चेहरे को धुआं-धुआं कर गया। इसके बालों से निकालते हुए इसने नम मगर सुर्ख़ आँखों से इसकी जानिब देखा, जो इस लम्हे दुनिया का बेरहम इंसान लग रहा था। और ख़रीदार कब ये बात फ़रामोश करेगा और कब किसी नए खिलौने की जानिब मुतवज्जा होगा। इसके नम लहजे में कोयलों की सी तपिश और सदियों का दुःख हिलकोरे ले रहा था। किसके लिए आसान था ये सुनना कि इसके इसके बाप ने बेचा और इस पे सितम ये कि खरीदने वाला शौहर हो। खरीदार की जब तक साँसें चल रही हैं और वो ये बात कभी फ़रामोश
खामोश नहीं कर सकता कि इसके जीने का असल मौजब तो ये पैकर है। शिद्दत भरे लहजे में कहते हुए इसने इसके बालों में अपनी मजबूत उंगलियां फंसाते हुए इसे खुद पे झुकाया, बहुत नरमी से इसकी गर्दन में बने सुर्ख निशान पे अपने होंठ जमाए तो वो जैसे तड़प उठी। कोई बैक वक्त जालिम और महबूब कैसे हो सकता है? वो सिसकते हुए बोली और मचल के इसकी गिरफ्त से आज़ाद होती बेड से नीचे उतरी। ऐसे इसके फासले बढ़ाने वाली हरकत की जानिब इशारा करते उसने जवाब दिया तो वो शिकना ना निगाहों से इसे देखती अपनी गर्दन को सहलाती वॉशरूम की जानिब बढ़ गई, जबकि वहीं बेड पर बैठे एसके की पुरसोच मगर सर्द निगाहें कुछ फासले पर पड़े रुशाने के मोबाइल फ़ोन पर मरकूज थीं। स्याह चुस्त पैंट और स्याह शर्ट पे स्याह जैकेट पहने वो खूबसूरत चेहरे को स्याह मफलर के जरिए ढांप के सर पे स्याही टोपी चढ़ाने लगी। हस्बे ज़रूरत तैयारी मुकम्मल करके वो चेंजिंग रूम से बाहर निकली तो तवक्को के ऐन मुताबिक खाली बेड देख के तशक्कुर भरा सांस खारिज किया और जल्दी से बड़ी बड़ी सी खिड़की की जानिब आई और बहुत महारत के साथ खिड़की खोलते हुए वो बिना किसी खौफ व खतर के बाहर कूद गई। टेरेस पे कूदने के बाद इसने एक नज़र इर्द गिर्द डाली और बिल्ली की सी चाल चलती वो दाएं जाने लगे पाइप की तरफ बढ़ी, उसके जरिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। ये इसकी किस्मत थी या कुछ और, लेकिन अभी तक इसका सामना किसी गार्ड से नहीं हुआ था। इसे गार्ड्स की मौजूदगी का खौफ भी नहीं था। इसे खौफ था तो सिर्फ इस बात का कि इन गार्ड्स के साथ लड़ाई में कहीं वो अपने मतलूबा हद तक पहुंचने में ताखीर का शिकार न हो जाए। इसीलिए वो जल्दी जल्दी पाइप के जरिए नीचे उतरी और फिर बहुत आहिस्तगी और एहतियात से लान की जानिब बढ़ने लगी। इसके कदम पिछले लान की जानिब बढ़ रहे थे जब इसने सामने 4 गार्ड्स को मंडलाते हुए देखा तो एक गहरी सांस भरते हुए उसने फूलों की क्यारियों को देखा तो आंखें चमक उठी। वो जल्दी से नरम घास पर लेट कर बहुत ही आहिस्तगी से साथ रेंगती हुई आगे बढ़ने लगी। वो ज़रूर इन गार्ड्स की निगाहों में आती जो अगर वहाँ कोई भी लाइट होती, लेकिन शो में किस्मत लाइट ऑफ थी और इसी फॉल्ट को चेक करने के लिए मुलाजिम इस हिस्से से दूसरे हिस्से में गए थे। गार्ड्स की गफलत का फ़ायदा उठाती वो लॉन की दीवार तक पहुंची थी कि एकदम से बहुत सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें तो इसका दिल सहम गया, लेकिन अगले ही लम्हे वो गार्ड्स के मुतवज्जो होने से कबल दीवार फलांग गई। वेलकम कैप्टन। दरख्तों के झुंड में बने इस छोटे से खेमे नुमा हट जो इस झुंड में इस तरह से छुपा था कि आम इंसान की नज़र में आ ही नहीं सकता था कि करीब जैसे ही वो पहुंची तो इसका इंतजार करते हुए उसे करीब आए और उसे खुश आमदीद कहा। शुक्रिया सर, आ गए। इसने फूलती सांसों के साथ सवाल किया तो उसने मस्बत जवाब पे वो तेजी से आगे बढ़ी और नीचे को झुकते हुए हेड में दाखिल हुई और सामने मौजूद शख्स को सैल्यूट करती हुए इनके इशारे पर इनके सामने बैठी। आप ठीक हैं कैप्टन? इनके सवाल पर वो मुश्किल मुस्कुराती सर इस बात में हिला गई। आप मुझे सबूत देना चाहती थी सर? मतलूबा हदफ की जानिब आए तो अपनी ब्लैक जैकेट में छुपाए एक इन्वेलप को निकाल कर इनकी जानिब बढ़ा रहे थे जब फिजा एकदम से कुत्तों और गोलियों की आवाज़ से गूंज उठी। कैप्टन, आपको फॉलो किया गया है। बाहर पहरेदारी करते एक ऑफिसर दबा दबा से चिल्लाया तो उसका दिमाग एकदम से चकरा उठा। अगर इसे फॉलो किया गया था तो क्या वो अपने मकसद तक पहुंचने से कबल ही ये सोच आती इसके दिल में अजीब से एहसास नमूदार होने लगे जिन्हें फिल फोर झड़कते हुए इसने इन्वेलप सर को थमाया और खुद अपना छोटा सा पिस्टल निकाल के जैकेट की पॉकेट में रखती। जैसे ही हेड से बाहर निकली तो इसे यूँ महसूस हुआ जैसे गोलियों की आवाज़ मद्धम होती जा रही है। मुझे लगता है कैप्टन कि हम पे हमला नहीं किया गया था बल्कि कोई शिकार की घर से निकला है। ऑफिसर की पेशन गोई पे इसने गहरा सांस खारिज किया। ऐसा ही होगा, वरना इस वक्त मैं तुम लोगों के सामने जिंदा खड़ी ना होती। तल्ख लहजे में बोलती वो इन्हें अलविदा कहती वापस अपने ठिकाने को लौटने लगी। एक नज़र शीशे में नजर आते अपने अक्स को देख के इसने ड्रेसिंग पर पड़ी परफ्यूम की बोतल उठाई और फिर इसी बेदिली से रख दी और स्टूल पर पड़ा अपना स्टॉलर उठा के लपेटने लगी। लंदन प्लट लड़की को चादरों और हिजाबों में लपेट के रख दिया। दिल ही दिल में सोचते हुए वो इस्तेज़ाइया सा मुस्कुराई और स्कार्फ के गिर्द लपेटने लगी। तुम अगर ये तकल्लुफ़ ना भी करते तो तुम्हारे नाम की वजह से लोग मुझे देखना पसंद भी नहीं करें। तलखी से सोचते हुए इसने एक नज़र शीशे में नजर आते इसके मजबूत मगर बेसुध सरापे पर डाली। स्याह ट्राउज़र में मुलविस वो बिना किसी शर्ट के बेसुध पड़ा कमरे की खनक से मौसम से भी लापरवाह था जब बेड पे बिखरा कंफर्टर कुछ इसके मजबूत वजूद और कुछ बेड से नीचे लटक रहा था। इसको देखने के बाद सर झुटकते हुए इसने अपनी तैयारी मुकम्मल की और सोफे पर अपना बड़ा बैग उठाने के लिए झुकी जब लहजा भर को सुन सी हो गई। पूरा दिन तुम्हें देखे बगैर गुजारना है, कुछ तो रिश्वत देती जाओ। खुमार आलूद भरी आवाज़ सुन के इसके बैग को हाथ थामते हाथ मन मन वजनी हो गए जबकि सांस सीने में मुकीद सांसें भारी होने लगी। हल्की सी गर्दन मोड़ते हुए इसने इसकी जानिब देखा तो हनूद इसी अंदाज में तकिए में मुंह दिए तिरछा सा लेटा हुआ था। बेखबरी के आलम में भी इसकी ऐसी खबरगेरी इसके दिल को जला सी गई। चाहने के बावजूद भी वो कदम इस शख्स की जानिब बढ़ाने की जरत ना कर सकी कहीं इसकी आंखें भरम ना खोल दें। तभी वो वापस बैग की जानिब मुड़ी और दिल को मजबूत करती वो बैग उठा के दरवाजे की सिमत बढ़ गई। रोशाने इसकी गंभीर पुकार पे वो डोर हैंडल पर रखा इसका हाथ कपकपा सा गया, लेकिन वो कदम पीछे ना बढ़ा सकी कि जानती थी कि जिस हुलिये में इस वक्त था अगर इस तक पहुंचे तो उसका हुलिया बिगाड़ने में भी एक सेकंड नहीं लगाएगा। ये सोच इसके बदन को सनसना सा गई थी। तभी वो हमें मुइतमा करती हुई मजबूत लहजे में गोया हुई। रिश्वत का मुतालबा करने से पहले अपने हुलिया को बेहतर तो कर लेते तो बहुत बेहतर था। वो पटाख से कहती हुई उसके जवाब का इंतजार किए बगैर दरवाज़ा खोल के झपाक से बाहर निकल गई और दरवाजे के साथ ही टेक लगा के गहरी सांस भरने लगी, जबकि दूसरी जानिब रात की दुबेज तारीकी में बहते हुए पानियों के शोर के साथ मजबूत कदमों की आवाज़ें इस तहरीक में बहुत वाज़े तौर पर महसूस हो रही थी। जल्दी से माल लोड करो, शिप निकलने वाली है। एक आदमी हाथ में बंदी घड़ी पर एक नज़र डालते हुए बोला तो माल लोड करते आदमियों के हाथों में मजीद तेज़ी है। ये माल पहुँचाना कहाँ है? एक आदमी ने सवाल किया तो माल की गिनती करता शख्स रुका और एक नज़र से
ये माल पहुंचाना कहाँ है? एक आदमी ने इससे सवाल किया तो माल की गिनती करता शख्स रुका और एक नज़र इसे देखा। एसके के शॉपिंग एरिया में। इसके जवाब पे वहाँ मौजूद आदमी को गोया सांप सूंघ गया, जबकि शिप के कैप्टन का मानो सांस खुश्क हो गया कि अगर किसी भी मसले की वजह से एसके का माल मुकम्मल बाहिफाजत तरीके से इस तक ना पहुँच पाता तो वो इस समंदर की गहराइयों से भी निकाल के इबरतनाक सज़ा देने से ग्रेज ना करता। लेकिन एसके के शिपिंग एरिया तक पहुँच लेकिन एसके के शिपिंग एरिया तक पहुंचने के लिए हमें पुलिस लाइन को भी क्रॉस करना हो गया। तो क्या ऐसे में हम माल ठिकाने तक पहुंचा सकेंगे? कैप्टन ने फ़ौरन अपने खौफ का सद्भाव ढूंढना चाहा। पुलिस से बात हो चुकी है, हमारी शिप्स बगैर किसी चेकिंग के गुजर जाएंगी। तारीकी में खड़े शख्स का जवाब सुन के वो मुतमईन होता शिप की जानिब बढ़ गया और फिर कुछ ही देर बाद इसकी शिप इस जानिब बढ़ने लगी जहाँ अंडरवर्ल्ड का सबसे जालिम और डेयरिंग शख्स राज करता था। अस्सलाम वालेकुम मैम। तेज़ तेज़ चलते हुए जैसे ही वो डाइनिंग हॉल में आई तो वहाँ मुस्तैद खड़ी मुलाजमा ने सलाम झाड़ा तो वो सर इस बात में हिलाती इसके सलाम का जवाब देकर टेबल पर रखे लवाजमान की जानिब मुतवज्जो होगी। मैम क्या लेंगी आप? इसे बदस्तूर खड़े होकर मेज़ का जायज़ा लेते देख के वो प्रोफेशनल अंदाज में गोया हुई तो वो नफ़ी में सर हिलाती कुर्सी पर टिक गई। मैम ये बॉयल एग है। और ये मुलाजमा इसके सामने इसका मनपसंद नाश्ता रखती मकान के अंदाज में बोल रही थी। जब इसके चेहरे पर निगाह जाती इसकी ज़बान लड़खड़ाई, लेकिन अगले ही लम्हे वो अपनी हैरत पर काबू पाते इसके सामने फ्रेश जूस का गिलास रखने लगी। ये जूस भी है मैम। बात मुकम्मल करते इसने awkward सी सिचुएशन पे काबू पाने की कोशिश की, लेकिन इसकी आंखों में छाई हैरानी और इसकी खामोशी को महसूस करके वो हुजल सी हो गई और बेसाख्ता निचले लब पे नुमायां होते निशान को छुपाने के लिए जल्दी से जूस का गिलास होंठों से लगाया। जंगली वहशी इंसान, दिल ही दिल में से सुलाते सुनाते हुए खाली गिलास मेज़ पे रखती बिना मुलाजमा को देख के बाहर की जानिब बढ़ी तो उसकी महल की रोबोटिक मुलाजमा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान फैल गई। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। जैसे ही वो बाहर निकली तो मुस्तैद ड्राइवर ने सलाम करते हुए गाड़ी का बैक डोर ओपन किया तो वो चिढ़ सी गई। एक से बढ़ के एक नमूने कटा गया हुआ है इस शख्स ने। कुत्ते तक इसके वेल ट्रेंड है और ड्राइवर इतना इल मैनर रखा हुआ है। इसके बीबी जी पे चढ़ते हुए सोचती गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी अपने बैग को खंगालने लगी और जहाँ लम्हों की मेहनत के बाद इसे अपनी मतलूबा शय मिल गई। बहुत शुक्रिया निगाह। वो अपनी इकलौती दोस्त का दिल ही दिल में शुक्रिया कहती हाथ में थामी लिपस्टिक मोबाइल को देख कर होंठों पर फेरने लगी कि कुछ दिन पहले इसके मेकअप से मुबर्रा चेहरे को देख के निगाह ने शर्म दिलाने को लिपस्टिक इसके बैग में डाली थी जो आज इसके काम आ गई। लिपस्टिक होंठों पे लगाते हुए इसे किसी की पुरतपिश निगाहों का एहसास हुआ तो उसने गर्दन उठा के जैसे ही बेसाख्ता अंदाज में सामने देखा तो दिल धक से रह गया। ड्राइविंग सीट पर बैठा मीर अली ड्राइवर बहुत गहरी निगाहों से इसकी जानिब देख रहा था। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में न जाने कैसी लपक थी कि इसका वजूद कब का पास आ गया। लेकिन जैसे ही इसे अंदाजा हुआ कि वो कौन है और किसके हवाले से है तो उसके एक नई उमंग खुद में महसूस की। गाड़ी सामने की चलाओ ड्राइवर, वरना अगर तुम्हारी निगाहों के मरकज़ को तुम्हारे सर ने जान लिया तो जान से जाओगे। मजबूत लहजे में बोलते हुए उसने लिपस्टिक जोर से बंद करते हुए बैग में डाली, जबकि इसकी बात सुन के ड्राइवर ने एक टर्न लेते हुए अपने मखसूस पाटदार अंदाज में जवाब दिया। बीबी जी, हमारी निगाहों का मरकज़ तो पीछे आने वाले रोड है, लेकिन आपकी गलत अंदाज़े नशिस्त की वजह से आप मरकज़ बन रही हैं। चूँकि वो दोनों सीटों के बिल्कुल दरमियान बैठी थी तभी वो बहुत सादगी से बोला तो इस पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। हिजालत से सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ वो खिसकती हुई दरवाजे के साथ लगी और बिना कोई जवाब दिए अपने मोबाइल पर झुक गई। ये जाने बगैर किसी तकने वाली खूबसूरत निगाहें, खूबसूरत आंखें इस वक्त जगमगा रही थीं। रोल नंबर 410। आप 2 दिन कहाँ थी? रोल निकाल लेते हुए जब इस रोल में पहुंचा तो जवाबन प्रेजेंट की आवाज़ सुन के इसका दिल तरंग में और धड़क उठा, लेकिन अपने दिल को दुपटते हुए इसने अपनी निगाहें उठा के इसकी जानिब देखा जैसे जिंदगी से इस्तफसार किया। तबीयत ख़राब थी सर। लिपस्टिक लगे होंठ को चलते हुए आहिस्तगी से गोया हुए तो उसके होंठों की हरकत देख कर इसका दिल बेसाख्ता उन्हें छूने उन्हें महसूस करने को मचल उठा और वैसा कर भी देता अगर किसी दूसरे स्टूडेंट की आवाज़ इसकी निगाहों की महवियत को ना तोड़ दी। तभी वो निगाहों के बेलगाम होने से खौफजदा होता, इसे मजीद सवाल जवाब का सिलसिला तक करता ध्यान बाकियों की जानिब मोड़ चुका था। लेकिन इसे पढ़ाते हुए कुछ ही देर गुजरी होगी जब हमेशा की तरह से अपने चेहरे पर किसकी पुरतपिश निगाहों का एहसास हुआ और वो बिना देखे भी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि इसे यूं तादेर टिकटी बनने के देखने की जुर्रत रुशाने खान ही कर सकती थी और वैसा करती भी थी। वो इसकी हरकत का माखज़ नहीं जानता था, लेकिन वो इसकी निगाहों का आदी ज़रूर हो चुका था और शायद यही निगाहें इसका राह का मुसाफिर बना रही थी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। रोशी, होश में आओ। इसकी महवियत महसूस करती निगाह ने दांत बीसते हुए टोका तो जैसे होश में आई और अपनी बेसाख्तगी का अंदाज़ा होते ही इसका चेहरा हमारे अहानत हल्की के सुर्ख पड़ गया। जो टॉपिक्स इस वीक में मुकम्मल किए गए हैं कल इनकी असेसमेंट की जाएगी, इसलिए मेंटली और फिजिकली तैयार होकर आइएगा। बोर्ड मार्कर बंद करते हुए अपनी खूबसूरत आवाज़ में बोला तो अपने दिमाग को मुश्किल लेक्चर की तरफ लगाती रोशाने हिल के रह गई। हाय, मैं कैसे टेस्ट तैयार कर सकती हूँ? खफकी भरे लहजे में इसने निगाह से यूं सवाल किया जैसे सारी गलती इसकी हो। तो ये बात सर से कहो ना। निगाह ने जवार खान की जानिब इशारा किया जो अपनी तेज़ी से मेरे तक क्लास से जाने को तैयार था। हाँ, ये तो ध्यान ही नहीं रहा सर। खुशी से कहती वो अपनी जगह से उठने ही लगी थी कि रोल नंबर 355 वाली कंजा सर के साथ बात करती क्लास से बाहर निकल गई। इस इडियट को भी अभी सर से बात करना थी। जल के वो निगाह के खिलखिलाते चेहरे को घूरती इसी के साथ क्लास से बाहर निकल गई।
सर मुझे आप बात करनी थी आपसे। अपनी निगाहें दानिस्ता तौर पर स्टाफ रूम में पड़ी चेयर्स पर डालते हुए इसके चेहरे की जानिब देखने से गुरेज़ां थी, जिसे देखने के बाद वो न जाने क्यों खो सी जाती थी। बात करने से पहले अपना चेहरा साफ करे। कतई गैर मुतवक्का जवाब सुन के इसके बेशकीन और शिश्तर निगाहें मकान के अंदाज में इसकी जानिब मुड़ी, जो बहुत पुरसकून अंदाज में कुर्सी पर बैठा इसके तासुरात मुलाहिजा कर रहा था। जी, इसने नासमझी से इसे देखते हुए लाशूरी तौर पर अपने रुखसार को छूते इसके मासूम से अंदाज पे इसका दिल मचल उठा। तभी वो हल्का सा आगे को झुकते हुए इसकी आंखों में अपनी ख्वाबीदा सी निगाहें गाड़ता संजीदगी से बोला, अपने होंठों पर लगी लिपस्टिक साफ करें मिस खान। इसके इस कदर साफ को अंदाज पे इसके हवास झंझना उठे, जबकि चेहरा न जाने किसी एहसास के तहत तब के सुर्ख हो गया। एक्सक्यूज़ मी सर, इट्स वेरी पर्सनल। अपने हवासों पे काबू पाते इसने नागवार लहजे में कहा तो वो मदम सा मुस्कुराया, जबकि इसकी इस मुस्कुराहट पे इसका दिमाग चकरा सा गया। या खुदा, इस कदर मुमासलत में पागल हो जाऊंगी। इसके चेहरे को देखते हुए बेसाख्ता कर लाई, ये बहुत पर्सनल है, तभी तो कहा है ना कि लिपस्टिक को मिटा दें। अपनी जगह से खड़े होते हुए मजबूत कदमों से चलता हुआ इसके बेहद करीब आन रुका तो बेसाख्ता पीछे खिसके, लेकिन बेध्यानी पीछे पड़ी कुर्सी से टकराने पर बुरी तरह से लड़खड़ाई। इससे पहले कि वो लड़खड़ाने के बाद ज़मीन बोस हो जाती, इसके मजबूत बाजुओं ने सहारा दिया तो इसे जैसे करंट लगा। आपको नहीं लगता कि आपके चेहरे पे छाने वाली कुदरती रंग देखने के वाले को अपने बस में यूं जकड़ लेते हैं कि निगाह फेरनी मुश्किल हो जाती है? तो फिर इन मसनूई रंगों का सहारा लेके क्यों बंदा बशर को बहकाने का सामान पैदा कर रही हैं? बेबाक भारी लहजे में कहे जाने वाले अल्फाज पे इसकी आंखें इंतहाई हद तक फैल गईं, जबकि दिल की इस कदर नज़दीक और ऐसी बातें सुन के गोया बंद होने को था। सर, इसके मजबूत और कशादा सीने में दोनों हाथ रखते इसने ज़िपर हटाना चाहा, जब इसे लगा कि यहीं पत्थर की हो जाएगी कि इसकी मज़ामत की परवाह किए बगैर वो उसे यूं ही अपनी बाहों के हिसार में लिए इसके मुलायम चेहरे पर झुकता इसके निचले लब के बिल्कुल करीब अपने सिलगते लब जमा गया, जबकि दाएं हाथ के अंगूठे से बहुत नरमी के साथ इसके होंठों पर लगी गुलाबी रंग को खुद में जज्ब करता हुआ इसकी चलती सांसों को रोक गया। अपने होंठों पर इसके पुरतब्श लम्स की नरमी और बेख्तियारी, जबकि अंगूठे के गहरे लम्स ने इसके जिस्म में खून की गर्दिश तेज से तेज तर कर दी, जबकि टांगे इस अचानक रफ्तार पर इसका वजन ना सहार सकर बेसाख्ता सहारा लेने को वो इसकी शर्ट पे अपने हाथ की गिरफ्त जमाते इसके नज़दीक होती हुई तो उसकी कमर के गिर्द जमे इसके बाजू की गिरफ्त मजीद तंग हुई, जबकि चेहरे पर पुरस्राट करता इसका लम्स मजीद शिद्दत इख्तियार करता इसकी बेख्तियारी के अमल को खुमारी में बदल गया। ये पुरफसूल लम्हे जाने कौन से दूध को तजावज़ करते इतने अमर ढा जाते कि अचानक मोबाइल फ़ोन की तेज़ रिंग टून पर वह जैसे किसी गहरे ख्वाब से चौंकी और अपनी आंखें ज़ोर से मिचती खोलती, इस सिचुएशन को समझने की सही करती, एक झटके से इसकी गिरफ्त से निकली और फटी फटी बेयकीन निगाहों से इसे देखने लगी, जो भी बहुत पुरसकून अंदाज में इसे तक रहा था, जैसे अब इसे अपनी किसी अमल पर कोई शर्मिंदगी ना हो। सर, आपका लरजते होंठों से तो बोल रही थी, जब दोबारा से रिंग ट्यून होने पर इसके माइंड ने क्लिक किया कि ये आवाज़ तो इसके मोबाइल की थी। तभी आवाज़ में मुश्किल कंट्रोल करते इसने इसके मेज़ पे रखे मोबाइल, जो इसने आते ही इससे बात करते हुए बेध्यानी में मेज़ पे रख दिया था, कि जानिब देखा तो रोशन स्क्रीन पर जगमगाते SK कॉलिंग को देख के इसका पूरा वजूद सुन्न हो गया। रोशी, तुम जवार सर को पसंद करती हो? नोट्स में सर दिए हुए कल के टेस्ट के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करी थी, जब निगाह के अचानक सवाल पे इसके हाथ से नोट्स छूट के नीचे जा गिरे। निगाह बहुत बारीक बीनी के साथ इसके तासुरात का जायज़ा ले रही थी, जबकि रोशानी की निगाहों में कुछ लम्हे कबल का मंजर जागा तो चेहरा अंगारे की माने दहकने लगा। रोशी, इसकी खामोशी और चेहरे पर चाहे जलजले से तासुरात देख के इसने होले से इसका कंधा हिलाया तो वो चौंकी और नासमझी से इसकी जानिब देखने लगी, गोया इसकी बात समझने की कोशिश की थी, और जब इसके कहे अल्फाज ज़हन में आए तो फ़ौरन खुद को संभालती हुई मुस्कुराई। तुम एक शादीशुदा लड़की से ये किस लड़की के पसंद करने के बारे में पूछ रही हो? निगाह, इसने ज़बरदस्ती होंठों में मुस्कान सजाते हुए इसे बहुत कुछ बावर कराते हुए अपने नोट्स उठा के चेहरे के सामने किए तो निगाह ने झट से नोट्स इसे छीने। मैं जानती हूँ कि मैं एक सवाल किससे कर रही हूँ, लेकिन क्या तुम ये बात भूल चुकी हो कि तुम एक शादीशुदा लड़की हो? इसके कड़े लहजे पे इसकी आंखों में ढेर सारे आंसू उबल पड़े, जिन्हें फौरी तौर पर रोकते हुए इसने लाइट ग्रे नम आंखों से इसकी जानिब देखा। मैं इस हकीकत को कैसे फरामोश कर सकती हूँ? तल्ख लहजे में कहती हुई अपनी उंगली में पहनी अंगूठी को तकने लगी, जिसपे SK बहुत वाशगाफ अंदाज में जगमगा रहा था। तुम ये हकीकत भी तस्लीम करती हो तो फिर सर को देख के तुम्हारा दिल बेकाबू क्यों हो जाता है? अब कि इसकी बेबसी महसूस करती निगाह नर्म लहजे में बोली तो रेशानी की धड़कनें मद्दम हुई, गोया कि इसके सवाल का जवाब जानने की कोशिश की थी, मगर इसका सवाल का जवाब इसके पास नहीं था। मैं जानती हूँ कि तुम क्या जानना चाहती हो या बाकी सबके ज़हनों में कैसे सवाल जन्म ले रहे हैं, मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं जवार खान में झलकते सुल्तान खान की मुतलाशी हूँ। कुछ आने बाद वो सरगोशी के अंदाज में बोली तो निगाह को एक झटका सा लगा। इसने चौंक के इसकी जानिब देखा, जिसकी निगाहें हनूज अपने हाथों पर जमी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? जब मैं सर की तरफ देखती हूँ तो उनकी आंखें मुझे SK से मुशाबह लगती हैं। वो थके थके लहजे से बोली तो वो चुप सी होगी, लेकिन फिर भी वो जो हंसना शुरू हुई तो हंसती चली गई। सबसे पहली बात तो ये कि तुझे अपने मॉन्स्टर प्लस गैंगस्टर शो से इश्क हो चुका है और इसकी शबीह सब में तलाश करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान समेत
समेत दूसरे ममालिक की सारी लड़कियाँ एसके की लाइट ब्राउन आंखों समेत इसके बालों और बियर्ड की दीवानी है। तुम्हें सरजवार की ब्लू कलर की आंखों में अपना शोर गई झलक नजर आती है। वो बात मुकम्मल करते हुए फिर से हंसने लगी तो बुरी तरह से चिढ़ी। चलो आंखों गोली मारो, क्या तुम्हें शक्लों का फ़र्क नज़र नहीं आता? एक शोर तुम्हारा शोर जो कत्ल भी इतना सूटेड बूटेड होकर करता है, और कहाँ सवार सरजवार जैसा टफ हुलिये में रहने वाला शरीफ इंसान। वो साफ गो लहजे में इसके सामने सारी बात वाज़ह करते हुए बोली तो उसके पूरे वजूद में बेचैनी सी फैल गई। तो मेरी बात समझ नहीं रही। वो इस तरह भी कैफियत में गोए हुई कि इसे कैसे बता सकती थी कि इसे इन दोनों में क्यों मुमासलत महसूस होती थी। मैं तुम्हारी बात समझ चुकी हूँ रुझाने कि या तो तुम वाकई अपने मॉन्स्टर शोर को चाहने लगी हो, या फिर वो संजीदगी से कहती हुई रुकी तो इसकी धड़कनें भी थम सी गई, या फिर तुम्हारे दिल सरजवार के नीली नैनों में डूब चुकी है। निगाह की सरगोशी पे इसका दिल धक से रह गया, जबकि चेहरे के फक होते तासरात इसकी दिल की कैफियत को मुकम्मल इस पे आयां करते ये वाज़ह कर गए कि एसके की जुनून खेजियों और शिद्दत पसंदी के साय में सांस लेती रुशाने रॉबर्ट जवार खान की नरम वो तबीयत के सहर में जकड़ी जा चुकी है। रात के अंधेरे में शिप्स गहरे पानियों में रास्ता बनाती अपनी मंजिल की तरफ रवान दवां थीं, जब इसके सवार आदमियों को इनके गहरे पानियों से ज़्यादा इस शख्स से खौफ आ रहा था जो इनका मुंतज़िर था। कैप्टन जल्दी करो, अगर एसके को इसका माल मुकर्रर वक्त पे ना मिला तो हमारे दिन कम कर देगा। एक आदमी खौफजदा लहजे में बोला तो इसके खौफ पे कैप्टन ने लापरवाही से सर झटका। इतना भी ना डरो, एसके भी इंसान ही है, कोई दरिंदा थोड़ी है जो तुम्हें काट खाएगा। इसके लहजे में छुपे इस्तज़ाइया इस शख्स ने चंबे से इसकी जानिब देखा। अंडरवर्ल्ड का सबसे जालिम और वहशी इंसान कहा जाता है इसे, जो गर्दनें पहले उड़ाता है और जुर्म बाद में पूछता है। दुनिया इस जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह मानती है। वो इसके सामने इसकी चीदा खूबियां बयान करता हुआ बोला तो वो चंद लम्हे खामोश सा हो गया। और ई जॉनसन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ खाने की खामोशी के बाद वाहिस्तगी से बोला तो उसने अचनबे से इसकी जानिब देखा। ई जॉनसन कौन है? तुम्हारे बेताज बादशाह की बीवी का दीवाना और इसी बादशाह के खून का प्यासा। इसके सरसराते लहजे पे वो हिल के रह गया। एसके की बीवी का दीवाना? तुम्हें कैसे पता? वो इसके मजीद नज़दीक हुआ। इस लम्हे वो भूल चुका था कि वो पुलिस लाइन के नज़दीक हैं या उन्हें वक्त पे माल पहुँचाना है। ये बात पूरी अंडरवर्ल्ड जानती है, और जहाँ तक मेरे जानने की बात है तो मैं अरसे से अंडरवर्ल्ड वालों के माल की शिप्स चला रहा हूँ, तो बहुत सारी इनकी मीटिंग्स तो उन्हीं शिप्स में होती हुई हैं। मुतसिलन गोया हुआ तो इसके चेहरे के तासरात जज़ीब से होने लगे। तो जो शख्स एसके के खून का प्यासा हो वो कोई आम शख्स तो हो नहीं सकता ना? इसका लहजा अब भी सवालिया था। तभी कैप्टन बहुत पुरअसरार सा मुस्कुराया। वो आम शख्स हो सकता ही नहीं, क्योंकि वो इतना जालिम इंसान है कि जो अपने मुजरिम को इतना तड़पाता है कि वो इससे मरने की भीख मांगने लगता है। लेकिन इसके इन खून की बू इस कदर पसंद है कि वह मरने नहीं देता, बल्कि तड़पा तड़पा के खुद को तस्कीन पहुँचाता है। और बात जहाँ तक एसके की है तो यूँ समझो पाकिस्तान की तारीख में जुर्म की दुनिया के दो ऐसे वहशी दरिंदे आमने सामने आने वाले हैं जो इतनी तबाही मचाएंगे कि रोकने की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। कैप्टन के मुफस्सिल जवाब पे इसका वजूद सुनसा हो गया। लेकिन इस सारी तबाही के बावजूद ये बात तो कन्फर्म है कि ई जॉनसन एसके की बीवी तक नहीं पहुँच सकता, कि एसके की अपनी मनपसंद की हुई पिन नहीं किसी को देता, तो अब तो बात ही ऊपर लेवल की है। इसने गोए से बावर करवाने की कोशिश की कि पलड़े दोनों जाने भी भारी हैं। ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो कि अंडरवर्ल्ड ये बात तो जानती है कि एसके की बीवी है, लेकिन कोई इससे जानता नहीं पहचानता है। ऐसे में इस तक पहुंचना नामुमकिनात में से है। कैप्टन ने इसकी बात से इत्तफाक करते हुए अपना ध्यान सामने लगाया, क्योंकि अब सामने बैरी फोर्स की शिप्स नजर आने लगी थी। कैप्टन, आप क्या करना चाह रही हैं? मेजर कामरान ने स्याह जीन्स के साथ स्याह शर्ट और स्याह लेदर जैकेट के साथ स्याह स्कार्फ ओढ़े इस बज़ाहिर नाजुक अंदाम हसीना को देखा, जिस वक्त बहुत सी फाइलों पर झुकी हुई थी। मेजर कामरान, मैंने बहुत मुश्किल से इन तब फाइलों तक रसाई हासिल की ताकि मैं अपनी उलझन को दूर कर सकूँ। कैप्टन, आप बहुत बेवकूफ़ है। एक होनहार इंटेलिजेंट ऑफिसर होने के बावजूद आपको लगता है कि यहाँ तक एक ऑफिसर को किसी दूसरे ऑफिसर का बायोडाटा निकालना नामुमकिनात में से, और ऑफिसर भी वो जिसके बारे में पूरी फोर्स लाइल्म है। मेजर कामरान ने संजीदगी से आगाह किया तो उसके चेहरे पर एक मायूसी से फैल गई। लेकिन मुझे ब्रिगेडियर उलझे हुए लहजे में भोले से मुस्कुराया। उन्होंने सिर्फ आपको बहलाया है कैप्टन, आपकी जिद की वजह से, और कुछ नहीं, क्योंकि जो मालूमात आपको चाहिए वो इन फाइलों में नहीं बल्कि हाई अथॉरिटी के दिलों में दबी हैं। उन्होंने मखसूस अंदाज में जवाब दिया तो एक उम्मीद के तहत की आंखें चमकने लगी। तो क्या ब्रिगेडियर सर जानते होंगे मारखोर के बारे में? वो जानती भी हो तो आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपको मारखोर के मुतालिक खुद मारखोर ही बताएगा। इसके जवाब पे वो इसके वजूद को एक झटका सा लगा। क्या मारखोर जिंदा है? ये बात मैं नहीं जानता, मगर मारखोर इतनी आसानी से मर नहीं सकता, और अगर वो मर भी चुका है तो उस इदारे के दरो दीवार से आपको मारखोर लिपटा नजर आएगा, और वो अगर जिंदा है तो उसके पीछे भागने की कोशिशें तर्क कर दें, बल्कि इस तक खुद पहुँचने का इंतजार करें, क्योंकि मारखोर तक पहुँचना कल भी नामुमकिन था और ये काम आज तक नामुमकिनात में से है। इसका शिद्दत से दिल चाह रहा था कि वो शख्स को मिले जिसके लिखे चंद अल्फाज ने इसके एहसासात और जज्बात को बदल डाला है। और अगर वो जिंदा था तो फोर्सेस के साथ क्यों नहीं था, और अगर मर चुका है तो फोर्सेस के लिए एक ममनू मौजू क्यों है, और क्या वजह थी इसकी मौत की? ये सब सवालात इसके दिल और दिमाग में उद्यम मचाए इसे सुकून से बैठने नहीं दे रहे थे, और इन्हीं सवालों के जवाबात के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस कोशिश में इसे माँ सिवाय इन चंद अल्फाजों के कुछ नहीं मिला था, और इसे कहीं कहीं कुंदा दिखाई देते थे। हीरोज़ हैव नो नेम्स, दे जस्ट हैव मेमोरीज।
तुम परेशान नजर आ रहे हो रॉबर्ट, वेस्की की सिप लेते फ्रेडर ने सरबराही की कुर्सी पर बैठे रॉबर्ट को देखा, जो हाथ में सिगार लिए हल्का सा मुतफक्कर दिख रहा था, जबकि इसके दाएं बाएं हाथ खड़े इसके गार्ड्स हाथ में गन्स लिए बहुत चौंकने अंदाज में खड़े थे। परेशान भी हूँ और परेशान नहीं भी हूँ और परेशान हूँ भी, एश ट्रे में राख झाड़ते हुए संजीदगी से बोला तो फ्राडे ने मुतजस्सिस निगाहों से इसे देखा। जॉनसन पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान क्यों आ रहा है? पाकिस्तान की निस्बत बाकी ममालिक के कवानीन बहुत सख्त है, इसलिए तो 12 में से 10 महीने तो हमारे भी पाकिस्तान में गुजरते हैं, और अब इसी मकसद के लिए भी पाकिस्तान आ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी इसका एक मकसद है पाकिस्तान आने का। कैसा मकसद? रोशनी का हसूल। लेकिन रोशनी तो इसके होंठ रहा है, वो इसका वक्त वेस्की पीना भूल चुका था। ये बात मुझे परेशान करी कि जिस रोशनी का वजूद थी सबके लिए ख़त्म हो चुका है, वो रोशनी मैं इसे कैसे दूंगा? वो मुतफक्कर लहजे में बोला कि जॉनसन की जुल्म की इंतहा को वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इसकी दोस्ती दुश्मनी दोनों बुरी तरह पड़ने वाली थी। जब रोशनी एरिक जॉनसन की मंजूर नज़र थी तो इस मॉन्स्टर की झोली में डालने की क्या ज़रूरत थी? वो झुंझला उठा के मौत इनके सर पर आन पहुंची थी। झोली में डाली नहीं बल्कि इसने खरीदी थी। हमें लंदन, श्रीलंका और अमेरिका में अपने स्मगलिंग के कारोबार को फ़रोग देने के लिए जिस बेस की ज़रूरत थी वो बेस दी है हमें उसने। रॉबर्ट के तेज़ लहजे पे फ्राडे के पैरों तले ज़मीन निकली थी। रॉबर्ट, तुम जानते हो कि हम इस वक्त किस मुश्किल में फंस चुके हैं। किस तरीके से किसी डील या मीटिंग की मदद से जॉनसन को लंदन के रुकने पर मजबूर करो, और तब तक रोशनी को तलाश करो और जॉनसन कदम में डाल दो कि इसके लिए अब इसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी, वो इसे इस्तेमाल कर चुका होगा। वो इसके मुतालिक यूँ बात करे जैसे कोई टिश्यू पेपर हो, जैसे वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे थे। बीबी जी परेशान है आप? वो ज़हनी तौर पर इस कदर थक चुकी थी कि गाड़ी में बैठती इसकी आंखें मूंदे सर सीट से लगाया। जवार खान के गैर मुतवक्किर रवैये और निगाह के दरपेश सवालों ने इसकी कदर ज़हनी कशीदगी के शिकार किया था कि इस वक्त इसका सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। ऐसे में नामानूस सी गैर मुतवक्का आवाज़ सुन के इसने पट से आंखें खोल के सामने देखा तो बैक मिरर के झांकते हुए इस कदर सुर्ख आंखों को देख के वो झुर्री से लेके रह गई। तुम अपने काम से काम रखो। बीबी जी, सर ने आपको मेरी जिम्मेदारी के साथ भेजा है, तो अगर आप परेशान हैं तो बताएं, मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा फ़ौरन। वो दोबारा से वही मुअद्दब और पाटदार लहजा गूंजा तो वो चिढ़ सी गई। तुम और तुम्हारे सर है मेरी परेशानी। जाओ पहले जाके अपने सर को ख़त्म करो और फिर खुद को ख़त्म करो और जान छोड़ो मेरी। बदलियासी से कहती हुए एक तेज़ निगाह इसकी पुष्ट पर डालती पलके मूंदने लगी तो उसे न जाने क्यों लगा कि ड्राइविंग सीट पर बैठा मीर अली हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल सर झटकते ही उसने आंखें ज़ोर से बंद की और सर दरवाजे से टिका दी, जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स की मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जैसे ही इसने हाल में कदम रखा तो मेड की आवाज़ पे इसकी झिंझलाहट में मजीद इजाफा हुआ। शायद यही जमूद कायम रहेगा ता हयात के रोबोटिक नौकरों के झुरमुर में एक वैशी शख्स के साथ फॉर्मल और अब नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है मुझे। तल्खी से सोचते हुए इसका सलाम का जवाब देते आगे बढ़ने लगी जब इसकी आवाज़ ने इस कदम जकड़े। मैडम, सर का मैसेज है कि चेंज करके बाहर स्विमिंग पूल के पास आ जाए, खाना सर के साथ वहीं खाइएगा। पैगाम सुन के इसके दिल की धड़कनें मद्धम पड़ी, लेकिन खुद को संभालते हुए अपनी कमरे की जानिब बढ़ती खुद को एक बार फिर से इस बेबाक सामने के लिए तैयार कर रही थी। आई मिस यू सो मच। पीच कलर की सादा फ्रॉक और पजामे के साथ हमरंग दुपट्टा ओढ़े वो लॉन के बाईं साइड पे बने स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ रही थी जब अचानक खुशबू के एक तेज़ रैले के साथ साथ दो मजबूत बाजुओं ने इसे अपने हिसार में बांधा तो इसकी धड़कनों ने फौरन अपनी लय बदली और इस पर मुतजाद दाएं कान में की गई जानलेवा दहकती सरगोशी पे इसका चेहरा दहकते अंगारे के माने तप उठा। पूरा दिन तुम्हारे बगैर किस सिफारिश के साथ गुजारा है? मुझे साबिर इंसान भी है क्या इस रुई ज़मीन पे? चढ़ाने वाले शरीर लहजे में कहते हुए इसने दुपट्टा इसे कंधे से सरकाया तो उसका दिल जोरों से धड़क उठा। सुल्तान, हम बाहर हैं प्ली। कामते हुए लहजे में बोली तो उसकी जानिब पलटी तो निगाह इसके बगैर शर्ट की कशादा सीने से टकराई तो गोया पूरे जिस्म का खून चेहरे पे आन सिमटा हो। ऐसे याद आया कि कैसे सुबह ही इसके इस हुलिये के सबब वो इसकी बात इग्नोर करके चली गई और अब वापसी में इसका इसी हुलिये में इसे मिलना आग ही लगा गया। तभी वो हर अंजाम से बेनियाज भड़क उठी। एक नंबर की कमीने और बेशरम इंसान हो तुम। इसके बिना शर्ट के हल्के नम सीने पे दोनों हाथों से दबाव डालती हुई दबे दबे लहजे में चिल्लाई तो उसने बहुत सहूलत के साथ इसकी दोनों कलाइयाँ अपने हाथ में दबोची तो इसकी गिरफ्त में छुपी वारने को समझती वो ठंड पड़ गई। कमाल है, मुझे इतना करीब से जाने के बावजूद मुझे से किस किस्म की शराफत की तवक्को रखती हो मेरी जान। हल्के से बाएं आंख दबाता हुआ इसके कंधों से दुपट्टा सरकाने लगा तो इसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ने लगी। हम बाहर खड़े हैं सुल्तान। इसने भिंचे भिंचे लहजे में से आगाह करने की कोशिश की जो इसकी जवाब इसकी जानिब झुकता इसकी घनेरे बालों में अपना चेहरा छुपाए गहरे सांस भर रहा था। लेकिन एसके की किंगडम में खड़े हैं। मुख्तसर से जवाब में जुमले में बहुत कुछ बावर कराते हुए इसने इसका दुपट्टा अपने हाथ में लपेटना शुरू किया तो इसका वजूद सर पड़ने लगा कि इसकी दीवानगी तो बंद कमरे में आवाज़ खो देने में मजबूर कर दिया करती तो अब तो वो खड़े ही बाहर थे जहाँ बेशक इसके खौफ से कोई भी ना आता, लेकिन वो इसकी दीवानगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे भूख लगी। हमेशा की तरह से एक ही बहाना ज़हन में आया तो फ़ौरन बोल पड़ी जबकि इसके महकते बालों में चेहरा छुपाते इसके ने नज़र उठा के जिस अंदाज में इसकी जानिब देखा वो गड़बड़ा सी गई। मुझे भी मुख्तसर मगर ज़ू मानी लफाज कहते हुए इसके बालों में चेहरा छुपाते इसको लरजने पर मजबूर कर गया और शायद इसी वजह से इसने हाथ बढ़ा के सहारे के लिए इसके बाजू को थामना चाहा तो उसके बगैर शर्ट के बाजू को छूते इसे एक बार फिर से तप चढ़ी। भूख कपड़ों में भी मिटाई जा सकती है। तपे तप लहजे में कहते हुए उसने अपना चेहरा ज़बरदस्ती थोड़ा साइड करते हुए मुश्किल इंच भर का फासला कायम किया तो इसके चेहरे के बिल्कुल नज़दीक वो अपना खूबरू चेहरा
चेहरा लाया तो इसकी गर्म सांसों की तरफ से इसका चेहरा खून झलकाने लगा। इस बात का जवाब असल के लम्हात में दूंगा, धीरे से कहते हुए इसके चेहरे पर झुकता, इसकी थोड़ी को छूता सीधा हुआ और फासले पर एक बड़ी कुर्सी पर रखी शर्ट पहन उठा के पहनी। इसी स्नान में मुलाजमा खाना ला के टेबल पर सजाने लगी तो गहरी सांस भरती कुर्सी पर बैठ गई। दिन को कॉल क्यों नहीं पिक की तुमने? इसने भी 3 से 4 नवाले ही लिए होंगे कि इसके सरसरी से लहजे में किए गए इस्तफसार पर इसकी मुंह के जाने में जाता हाथ वहीं रुक गया। जब आंखों के सामने दिन का मंजर लहराने लगा, जब वो शख्स गैर मुतवक्के तौर पर इस कदर करीब आ गया था कि इसका रवां रवां इसके लम्स पे लरस गया था। इसकी गहरी निगाहों के पुरतब एहसास पे इसने होश में आते होले से सर झटको एक नज़र से देखा। बिजी थी मैं, इस मसरूफियत से जेलस हो गया हूँ रोशाने। क्या मतलब कि तुम्हारी जूनियर, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे दोस्तों से जो तुम्हें इस कदर मसरूफ़ कर देते हैं कि तुम मुझे भूल जाती हो। इसके लहजे में अगरचे शरारत थी लेकिन आंखें हनूस सर तासरात से सजी थी। तो तुम मुझे वहाँ कॉल करते ही क्यों? क्या तुम्हें ये खदशा है कि मैं कहीं भाग जाऊँगी? वो इसकी बात पे चुपते लहजे में बोली तो अचानक इसके मुकाबले बैठे सुल्तान की आंखों ने इतनी सूरत से रंग बदला कि रोशाने की रीढ़ तक सनसना उठी। ये वाली गलती तो कभी चाह के भी नहीं करोगी, क्योंकि तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वजह से कराची क्या पाकिस्तान की सड़कों पर खून की नदियाँ भी यहीं बहें। इसके खौफनाक लहजे में इतनी वहशत और बर्बरियत थी कि इसका रवां रवां कांप उठा। इसी लम्हे की बेसाख्ता जवार खान और उसकी गुस्ताखियाँ याद आई तो इसका चेहरा फक पड़ गया, लेकिन मुश्किल अपने तासरात पे काबू पाती हुआ आहिस्तगी से बोली, तुम अंडरवर्ल्ड के डॉन की बेटी को धमकी दे रहे हो? इसने गोया इसे अपनी अहमियत बावर करवानी चाहिए जब वो आहिस्तगी से अपनी कुर्सी से उठा और इसके नज़दीक हुआ। नहीं, अपनी बीवी को, सुकून से कहते हुए वो झुका और उसके होंठ के किनारे पर लगे चावल के दाने को अपने होंठों से चुनता इसकी सांसें रोक गई, जबकि चेहरा सुर्ख कंधारी अंदार की मारे हो गया। मैं तुम्हारी बीवी होने के अलावा किसी की बेटी भी हूँ, जो अपनी बेटी को धमकाने वाले के साथ न जाने क्या कुछ कर सकते हैं। ये जानने के बावजूद भी इसका बाप इसका सौदा कर चुका है। इसके बावजूद इसकी दरिंदगी रोकने का और कोई जरिया ना समझ आया तो अपने धड़कते दिल पर काबू पाते हुए बोल पड़ी, मज़े की बात है कि जिस अंडरवर्ल्ड का डॉन तुम्हारा बाप है, तुम इसी अंडरवर्ल्ड की दौड़ें हिलाने वाले गैंगस्टर को इसके बाप की धमकी दे रही हो, जो मेरे सामने सर नहीं उठा सकता। इसकी इस बात के जवाब में वो गहरी निगाहें इसकी नेक बोन पे जमाता अजीब से अंदाज में बोला तो इसका दिल बुरी तरह से धड़क उठा। जबकि इसकी निगाहों के पुरतब एहसास पे इसने धड़कते दिल के साथ दुपट्टा गर्दन में फैलाना चाहा, लेकिन इसकी गर्दन तक पहुंचने से कबल इसने इसका दुपट्टा इसके नाजुक हाथ समेट जकड़ा तो उसका दिल उछल के हलक में आन उठा। ये क्या कर रहे हो? इसे अपनी गर्दन पे झुकते देखे हुए सख्त बोल से सुल्तान ने जिन निगाहों से देखा, इसका दिल शर्म से डूब मरे और शायद इसी शर्म के बायस उसका हाथ झुरकती अपनी जगह से उठी। एक कठपुतली की तरह ट्रीट करना बंद करो मुझे, ना जगह ना मौका देखते हो शुरू हो जाते हो। अपने दिल में बलते गुबार को इस पर ढेलती वापस पलटने लगी। जब इसने जहानापन से इसका बाजू पकड़ के इसे वापस अपनी तरफ घसीटा तो तवाज़ुन बरकरार न रखने की सूरत में वो एक झटके से इसके आगोश में जा गिरी। इसकी गिरफ्त में महसूस होती जा रही है तो शिद्दत पे रोशानी को अपनी सांसें थमती महसूस हुई। इसने बेसाख्ता निगाहें उठा के इसकी जानिब देखा, जिनकी सुर्ख निगाहें इस पल इसे खौफजदा सी कर गई। कोशिश किया करो कि मेरे अंदर के वहशी को जगाने की बजाय मेरी इस महबूबियत को ही जिंदा रखो। सर लहजे में कहता हुआ इसकी नेक बोन पे झुका तो मूंछों और दाढ़ी की चुभन पे बेसाख्ता इसके होंठों से सिसकारी सी निकली, जो अगले लम्हे इसकी भारी हथेली पर तले दब गई। गुर्बत के लम्हात में तुम्हारे होंठों से निकला एक भी लफ्ज़ मुझे महंगी जाम से ज़्यादा बहकाने का बायस बनता है। मानी के इस बेबाक लहजे को मैं कहते हुए इसके सिलगते चेहरे को एक नज़र देखते हुए इससे एक दफ़ा इसके कंधे पे झुका तो इसके हदूद को क्रॉस करते इरादों को महसूस करती रोशानी ने मुश्किल कांपती हथेली इसके होंठों पर जमाई। अब ये रुकावट क्यों? खाने के बाद मीठा खाना तो ज़रूरी है ना? बेशर्मी से इसके सुख हाथ को चूमते हुए इसने इस हथेली में उठाने पर मजबूर किया तो अब की बार इसके मजबूत आंखों की उंगलियों की ससराहट अपनी कमर में महसूस करती रोशानी अपनी सांसें तक रोक गई। ऐसे अगर तुमने यहाँ मजीद अपनी बेशर्मी दिखाई तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। इसके हाथ सिर पे महसूस करती वो अपने लरजती लहजे में मुश्किल काबू पाने की कोशिश करती कांपते होंठों के साथ बोली तो इसकी पलकों की उलझन और सुर्ख होंठों की कपकपाहट को गहरी निगाहों से देखते हुए इसने एक झटके से इसके वजूद को झटका दिया तो वो इसके सीने से जा लगी। मैं तुम्हारी इस धमकी से डर गया हूँ। अपनी आंखें विंग करते हुए इसने फुर्ती से इसका रुख घुमाया और इसके घनीरे बालों को हटाते उसकी गर्दन की पुश्त पे धरते हुए लब धरे तो इसकी गैर मुतवक्कत जसारत पर इसने बेसाख्ता अपने गिर जमे इसके बाजू को जोर से जकड़ा। इतना फर्माबरदार शोर कहीं से ना मिलेगा। रोशानी खान इसको खड़ा करते हुए अपनी जगह से उठा और इसकी बंद जिप अपनी हरकत की जानिब इशारा करते हुए खबासत से बोलता वहाँ से चला गया, जबकि वो वहीं पेचोताब खाती अपने वजूद पर महसूस होते इसके लम्स के एहसास से दहक रही थी। तो तुम्हें तुम्हारे होने पर ना रुलाया तो मेरा नाम भी रोशानी खान नहीं। मुंतकमाना अंदाज में सोचती वो भी अंदर कमरे की जानिब बढ़ गई। तुम्हें शर्म नहीं आती है कि वक्त में इतने लोगों की डोरियां हिलाते हुए? कोल्ड ड्रिंक के सब सिप लेते मेजर ने शर्म दिलाने वाले अंदाज में इसकी जानिब देखा, जो बहुत सुकून के साथ इसका इस वक्त कार्नेटो खा रहा था। सिर्फ लोगों की। मेजर साहब तसली कर लीजिए, मैं बहुत से मुल्कों की डोरियां हिला रहा हूँ। पुरसुकून अंदाज में तस्लीह करते हुए इसने कार्नेटो को बैठ लिया तो वह जल उठे। और इतने बड़े कारनामे सर अंजाम देने के बाद भी ये 50-60 की कार्नेटो बच्चों की तरह खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बात इनके अलावा कोई नहीं जानता था कि करोड़ों की हेरा फेरी मिनटों में करने वाले इस शख्स को दुनिया में अगर कोई शय खाने में पसंद थी तो वो कार्नेटो ही थी। लेकिन इस वक्त इसके अंदाज पे वो
चिढ़ से गए। सॉरी, सो की हो चुकी है। वैसे कार्नेटो खाते हुए शर्माने का कानून फौज ने कब पास किया? टिश्यू से हाथ पोंछते उसने शरारत से इनका चेहरा देखा जो इसे खासे नाना देख रहे थे। तुम इसे हर तरह से परेशान कर रहे हो। उन्होंने ऐसे एहसास डराना चाहा कि जो कि बेसुध था। हालांकि इसकी परेशानी का हल मैं हूँ। इसका अंदाज हनूज वही था, तो सिर्फ तुम्हारी नज़र में। और इनकी नज़र में कौन है हल बेसाख्ता? इसने इसकी बजाय इनका अल्फाज इस्तेमाल किया तो मेजर साहब ने जिन मानी खेज निगाहों से इसे देखा वो झुंझला सा गया। मजीद कार्नेटो नहीं है आपके पास? वो मौजू बदलने को गोया हुआ तो अब की बार सिलक उठने की बारी इनकी थी। नेक्स्ट टाइम गुफ्तगू की टाइमिंग के लिहाज से कार्नेटो लेके आइएगा। चलता हूँ, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। इनके घूरने पे वो अपनी हाँकता वहाँ से निकलने लगा। तुमने मेरी असल बात का जवाब दिया ही नहीं। कहिएगा मेरे इंतजार मत करे। मेजर कामरान वहीं खड़े रह गए। ये शख्स कौन है? घोर स्याह थीम से मज़य्यन कमरे में सजे इस कलर के फर्नीचर और आयशी अशिया समेत वहाँ महसूस होती लाइट सी रोशनी कमरे के माहौल को अजीब हैबतनाक सा बना रही थी। लेकिन महल नुमा कमरे के इस माहौल से मानूस वो शख्स बहुत पुरसकून अंदाज में बड़े से शीशे के सामने खड़ा अपने गहरे ब्राउन बाल को सेट करते हुए अपनी तैयारी को आखिरी टच दे रहा था। जब शख्स शीशे की टेबल छोटी सी मेज़ पर पड़ा इसका मोबाइल बजे तो कमरे में खड़ा इसका मुलाजिम फ़ौरन आगे बढ़ा और बिना देखे जल्दी से कॉल पिक की। जानता था कि अगर रिंग टून बंद न की तो मोबाइल समेत इसे भी बाहर फेंक देगा। हेलो के नखियों से इस यूनानी देवता को देखते इसने इसका मोबाइल से लगाया, मगर दूसरी तरफ से तारफ सुनते ही इसने फ़ौरन इसकी जानिब मोबाइल बढ़ाया। सर, रॉबर्ट सर की कॉल है। इसने इत्तला देते हुए मोबाइल काम के करीब किया तो उसने खुशबगी निगाहों से इसे घूरते हुए ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा अपना एयरपीस को उठा के कान में लगाया तो उसने गड़बड़ाते मोबाइल वापस मेज़ पर रखा। कहो रॉबर्ट, कैसे याद किया? खुद पे बेदरीक परफ्यूम छिड़कते उसने सवाल तो दूसरी जानिब से जवाब सुन के वो बेख्तियार खिल के हंस दिया। कमरे के इसके कहके पे कमरे में खड़े मुलाज़िम ने बड़ी तवज्जो से इसे देखा। जो वो था ही इस कदर हसीन कि लड़कियां तो लड़कियां लड़के भी इसे रोक के दिया करते थे और अक्सर इसके मुलाजिम भी कर जाते थे। तुम जितना याद करने की जहमत ना करो, कुछ घंटों के बाद तुमसे मिलूंगा मैं। एक मुस्कुराती निगाह अपने अक्स पर डालते हुए शीशे के सामने से हटा और मुलाजिम को लैपटॉप उठाने का इशारा करता दरवाजे की जानिब बढ़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? रॉबर्ट की कहने रुकने पर इसकी पेशानी पर फ़ौरन बल नमूदार हुई, जबकि इसकी धारती आवाज़ सुन के वो दूसरी जानिब रॉबर्ट के अपने हल्क में कांटे उसे उगते हुए महसूस हुए। देखो ये मेरी बात गौर से सुनो। इधर पाकिस्तान में तो हम सब हैं, लेकिन मलेशिया में इस वक्त हमारा सारा बिजनेस बहुत बड़े प्रॉब्लम का शिकार है। तो क्या ये बेहतर नहीं कि तुम पाकिस्तान आने से कबल मलेशिया का एक चक्कर लगाओ? इसने फ्राडे के कहने पे अपनी बात मुकम्मल की, मगर इसकी बात सुनते ईजे के माथे की तेवरियां नाकाम हुई। छोटे मोटे मसाइल के लिए मैं अपने प्रोग्राम तब्दील नहीं करता। ये मसले का मेरी फ़ोन कॉल पे भी हल हो जाते हैं। मुतकब्बर मगर सर लहजे में कहते हुए इनकी परेशानी मजीद इजाफा कर गया। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कोई बेदर्दी से हमारे गैंग के एक आदमी को दिन दिहाड़े जला के राख कर चुका है। और ऐसा करने वाला क्या ताल्लुक मलेशिया से है? खबर जैसे वो इसे छुपा के रखे हुए थे, इसी पहले से बताना नागुज़ेर हो गई। जबकि इनकी इत्तला पे इसकी कनपट्टी के रंग मारे गज़ब के इस कदर फूल गई कि यूँ लगने लगा कि अगले ही लम्हे फट जाएगा। ये खबर मुझसे छुपाने के जुर्म में तो तुम्हें तुम्हारी सज़ा है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन इससे पहले इस सुरमा की खबर अपने हाथों से खोल दूँ जो इसकी खबर की वजह बना है। वहशतनाक लहजे में उधारता हुआ एयरपीस से कान से खींचता अपने फिंगरप्रिंट्स के अपने दरवाजे को लॉक खोल के बाहर निकला, जबकि पाकिस्तान बैठे रॉबर्ट को भी अभी से अपने आप गहरी खाई में उलटता महसूस होने लगा। मुझे समझ नहीं आती कितना सब कुछ जानने के बावजूद आप लोग इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? रोशनी खफगी से सामने खड़े बारोब सी शख्सियत के हामिल शख्स से बोली, जो उसकी बात पे अपने गिरे होते हुए बालों में उंगलियां चलाते एक पल को मुस्कुरा दी। सबूत हैं आपके पास कैप्टन? इनके सादे से अंदाज पे वो चुप सी हो गई। ये बात पूरा महकमा जानता है कि वो ही नहीं बल्कि इसके साथ सैकड़ों लोग हैं जो मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे पास कोई सबूत है? वो पाकिस्तान का एक वाइट कॉलर गुंडा है जो वहाँ में बेहद मकबूल है, और कोई सबूत न होने पर इस पर मुकदमा कैसे चलाएं हम? मगर सर, हम पुलिस नहीं है कि हमें सबूत की ज़रूरत हो। हम एंड वो अपने मखसूस अंदाज में बोल रही थी कि जब उन्होंने नरमी से इसकी बात मुकते कि हम पुलिस नहीं है, लेकिन हमें सबूत की ज़रूरत है कैप्टन, क्योंकि वो एक वो नहीं है। और ऐसा सोचना मत कि वो पकड़ा गया तो सबके सब बारे में बता देगा। मैं ये बात वासूख से कह सकता हूँ कि दुनिया कोई भी ऐसा टॉर्चर सेल नहीं है जो एसके से इसकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ उगलवा सके। न जाने क्यों, मगर इस आखिरी बात पे इससे सर की आंखों में अजीब सी चमक महसूस हुई, मगर वो सर झटकती इनकी जानिब मुतवज्जो हुई। फिर हमें क्या करना है सर? इसने इनकी जानिब खफगी से देखा। हमें इसको ट्रेस करना है, हर इस बंदे तक पहुँचना है जो इस सब में मुलविस है, ताकि हम मुकम्मल बुराई की जड़ तक पहुँच के इसे उखाड़ सके। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले एसके की बीवी तक पहुंचा जाए, क्योंकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। उन्होंने से नई राह दिखाई तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। ये नामुमकिनात में से है, क्योंकि पाकिस्तान में माँ सिवाय एसके पैलेस के मुलाजमों की कोई भी शख्स इसकी बीवी को नहीं पहचानता। और जितना मुश्किल इस एसके से सच उगलवाना है, इतना ही मुश्किल इसके मुलाजमों से मुँह खुलवाना है। इसने जवाबन कहा तो इनके चेहरे पर सफाक से मुस्कान फैल गई। हमें मारखोर से तशबीह दी जाती है कैप्टन, हमें नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। इन चंद अल्फाज में से बहुत कुछ बावर करवाते हुए उन्होंने एक एनवेलप इसे थमाया तो उसकी आंखें चमक उठी।
सफ़ेद रंग के खूबसूरत से फ्राक में मुलविस, वो सर पे गुलाबी रंग का स्टॉलर पे लपेटे, दाएं कंधे पे सफ़ेद दुपट्टा लटकाए, सफ़ेद और गुलाबी रंग के नफीस से सैंडल पहने अपना बैग थामे तेज से बाहर निकली तो सामने का मंजर देख के इसके बढ़ते कदम ठटक से गए। सामने ही वो स्याह हंडा सुबह के बोनट से टेक लगाए अपनी छा देने वाली शख्सियत के साथ खड़ा इसका दिल धड़का गया। सुबह जब इसकी आंख खुली तो खिलाफ मामूल वो आज इसके पहलू में मौजूद नहीं था। तभी वो शुक्र का सांस लेती जल्दी से तैयारी करने लगी, लेकिन अभी ग्रे और वाइट ट्राउज़र हुडी में मुलविस वो रफ टफ से होली में भी माहौल पे छाया हुआ सा लग रहा था, जबकि आदतन बाएं हाथ में से लगता हुआ सिगरेट इसकी डेयरिंग शख्सियत को मजीद नुमायां कर रहा था। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, इसे वहीं जब मैं देख के वो आगे बढ़ा और अपने बड़े दिल फ्रेज अंदाज में मुस्कुराते हुए इसकी जानिब झुका और इसके रुखसार को छूता इसे गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। वो तुम यहाँ कैसे? इधर उधर बस हवास बाख्ता से देखती हुई गोया इसने इसे यूँ देखा जैसे इसके सवाल का मकसद जानना चाहता हो। ड्राइवर कहाँ है? आज मैं तुम्हारा ड्राइवर बनने के मूड में हूँ। तुम मुझे कैसे छोड़ के आ सकते हो? ये स्कूल कॉलेज जाने का वक्त है सुल्तान। डोंट वरी, अकेला ही जाऊँगा, लापरवाही से कहता वो गाड़ी की जानिब बढ़ा तो चारों न चार इस भी फ्रंट सीट की जानिब बढ़ना पड़ा। आज यूनी में बता ना, हम अगले हफ्ते मलेशिया जा रहे हैं, इसलिए तुम नेक्स्ट वीक से यूनी नहीं आ सकोगी। उन्हें निकले कुछ ही देर हुई थी जब इसने से मुखातिब किए बगैर कहा तो वो इसकी बात पे शिशदरा से रह गई। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी स्कूल उर्दू बोल दी है मैंने जिसका मतलब मुझे वाज़ह करना है? वो फोर्तों की तरह तंज मारता ये शख्स इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया? वैसे तुम्हारे इस खूबसूरत मासूम चेहरे को देखते मैं अक्सर सोचता हूँ कि इसके पीछे कैसा चेहरा छुपा होगा। इसके चेहरे के बनते बिगड़ते तासुरात का अंदाज़ा लगाते जब वो खुश्क लहजे में बोला तो वो फ़ौरन संभली। हम मलेशिया क्यों जा रहे हैं? काम है इधर। तो काम तुम में है, तुम जाओ, मुझे क्यों साथ लेके जाना चाहते हो? सांस लेने के लिए। चंद सामने बाद इसकी गंभीर आवाज़ गूंजी तो रोशानी को बेसाख्ता गाड़ी में इसकी ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। बाकी वजूहात मलेशिया जाके बताऊंगा, अभी जो कहा है वैसा करो। अगली लम्हे वो खुद पे खोल चढ़ाता सर लहजे में गोया तो इसके अंदर की खुद सर लड़की जाग उठी। मैं नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम हर वक्त मुझे इस तरह से ट्रीट करते हो जैसे मेरी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं है। तुम्हारी मर्ज़ी है तो खा लियो, तुम्हारी मर्ज़ी है तो सो लियो, तुम्हारी मर्ज़ी है तो घर से निकली और मर्ज़ी तुम्हारी मर्ज़ी है तो सांस लेनी है। एक ही सांस में बोलती वो जानते बूझते इसकी कनपट्टी की फड़कती रग को नज़रअंदाज करके किस पल इसका दिल चाह रहा था कि इसका नक्शा बिगाड़ दे, जो इसकी सारी प्लानिंग पर पानी फेरने के कुछ चक्रों में था। इसके खामोश होने पर इसने गाड़ी को एकदम से ब्रेक लगाई तो फिजा टायरों की चिड़चिड़ाहट से गूंज उठी, जबकि इसके इस अमल पर वो सांस रोकती देखने लगी जो अब अपनी मोबाइल निकालता कोई नंबर मिला रहा था। एक घंटे में मैडम ये कॉलेज इनकी छुट्टियों की इतला दे के हमारे लिए पासपोर्ट लेके फार्म हाउस पहुंचो। आतिफ शाह में लहजे में दूसरी जाने पैगाम देखे इसने कॉल बंद की बगैर मोबाइल डैशबोर्ड पे फेंका और गाड़ी स्टार्ट करते उसको सूरज से के साथ वापस मोड़ा कि खुद को संभाले बैठी रुशाने न चाहते हुए भी एक झटके से इसके मजबूत कंधे से आ लगी। ये क्या बदतमीजी है इसके? एक भी लफ्ज़ मुंह से निकाल तो गाड़ी कहीं दे मार के आज की कितना ही तारीख रकम कर जाऊंगा। इसके बर्फीले लहजे में इतनी ठंडक थी कि इसका सारा वजूद सुन पड़ गया, जबकि साए साए करता हुआ दिमाग आगे का लम्हा लाइमल तैयार करते हुए कॉलेज में बैठे इस शख्स के नीले नैनों को सोचा जा रहा था जिसके साथ शायद इसकी अब मुलाकात कभी ना होने वाली थी। लेकिन कौन जाने, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। नादिर खोकर इस वक्त काली दुनिया के मखसूस ठिकाने में मौजूद रॉबर्ट से बोला, जिसका चेहरा इसकी बात सुन के तन सा गया, जबकि फ्राडी और जफर कमाल भी इसे देखने लगे। एस के अपने मेंशन से कल रात का गायब है। इसने अपनी बात आगे बढ़ाई जिसे सुन के रॉबर्ट झुंझला सके। इसमें नई कौन सी बात है? इसकी कई महीने में 20 रातें तो घर से बाहर ही गुजरती हैं। नई बात यह है कि इस बार इसके साथ तुम्हारी बेटी भी गायब है, जिसे तुम ईजे के आने से पहले इस जंगल से छुड़वाना चाहते हो। ऐसे कैसे हो सकता है? वो किस तरह से ऐसा कर सकता है? तो अचानक सूरत हाल की कशीदगी का अंदाज़ा लगाता हुआ बुरी तरह से धाड़ता अपनी टाई की नॉट ढीली करने लगा। वैसा क्यों नहीं कर सकता? मुंह मांगे दामों खरीदा है उसने तुम्हारी बेटी को, इसलिए ये बात तो तुम भूल ही जाओ कि वो तुम्हें इसकी भनक भी पड़ने देगा। नादिर खोकर जो खुद एस के अल्फाज से बुरी तरह घायल हुआ जख्मी शेर बना हुआ था, वो रॉबर्ट को चौके लगाता हुआ ठट्ठा मार के हंसने लगा तो हमारी तैश के इसने इसके गिरबान को दबोचा। बकवास बंद कर अपनी ब्लडी बास्टर्ड, गैर महज़ब अल्फाज से इसे नवाते हुए इसका गिरबान झुरझोरने लगा। जब फ्राइडे से और जफर कमाल जल्दी से तक पहुंचे। आपस में मुँह मारी करने से बेहतर है कुछ ऐसा सोचो कि एस के या ईजे के जैसे दरिंदों से में से कम अज़ कम एक से तो राही मिल जाए, क्योंकि अगर वो दोनों जिंदा रहे तो तुम्हारे लिए और हमारे लिए फ़क्त तबाही लाएंगे। ये बात तो अजल से चली आ रही थी कि ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। एस के और ईजे के तलवे चाटने वाले इस वक्त अपनी जान बचाने को, इनकी जान लेने की प्लानिंग करने को तैयार बैठे थे। ईजे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ एस की मौत की तैयारी करो। अगर एस के जिंदा रहा तो किसी ने इसकी बीवी को सोचने की कोशिश भी की तो वो ज़्यादा खतरनाक साबित होगा, लेकिन अगर वो मर गया तो ईजे को लड़की देके अपने काबू में किया जा सकता है। नादिर खोकर जो इसके ज़ाती बदला लेना चाहता था, मुंतफराना और मुंतकमाना अंदाज में गोया हुआ तो सबने तहदीद अंदाज में सर हिलाते हुए वापस अपनी जगह पर बैठे और लगे मगर वो प्लानिंग करने, जबकि इनकी प्लानिंग से बेनियाज एक शख्स जहाज़ की पुरसकून सीट पर बैठा धीरे से मुस्कुरा रहा था। लेक्चर लेते हुए बार बार इसकी निगाहें एक मखसूस कुर्सी की जानिब उठ रही थी जो आज खिलाफ तवक्को खाली थी, और शायद यही वजह थी कि आज इन नीली आंखों में एक अजीब सा खालीपन झलक रहा था। खिलाफ आदत व मिजाज लेक्चर बेतवज्जो से देने के बाद आज 5 मिनट पहले ही क्लास से निकल गया, लेकिन क्लास से कुछ दूर आने के बाद वो रुका और कुछ सोचते वापस पलटा। क्लास से सारे स्टूडेंट एक झमकटी की सूरत में बाहर निकल रहे थे जब इसकी बेचैन निगाहें एक चेहरे को ढूंढ रही थी और मतलूबा चेहरा दिखते ही तेजी से आगे बढ़ा। मिस मुनीब, इसने अपनी मखसूस अंदाज में निगाह को पुकारा जो अपने ध्यान में आगे बढ़ रही थी। जी सर, मिस खान क्यों छुट्टी पर हैं?
वो शायद अपने हस्बैंड के साथ किसी टूर पर जा रही हैं। ओके, बिना मज़ीद कोई बात की वापस मुड़ा तो निगाह की आंखों ने दूर तक इसका ताक़ुब किया। दोनों पागल हैं, इस हासिल राह का मुसाफिर बन रहे हैं जिसकी मंजिल सिवाय मौत व ज़िल्लत की कुछ नहीं है। ब्लैक पैंट के साथ एक ब्लैक शॉर्ट फ्रॉक पहने, वो गले में छोटा सा स्टॉलर लटकाए, पाँव में ब्लैक हील वाले बंद शूज़ पहने शराबी हालत में कमरे में चक्कर लगाती इसका इंतजार कर रही थी, जो इसे सुबह ही सुबह इस फार्म हाउस में छोड़ने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। जो गेम तुम मेरे साथ खेल रहे हो ना सुल्तान खान, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। इसके इंतजार में थक हार के सोफे बैठती वो मुतफ़र अंदाज में सोचने लगी, और यूँ ही सोचो में गुम, अब कब नींद की वादी में कोई से कुछ पता ना चला। इसे नींद में कोई कुछ देर गुजरी होगी जब इसको महसूस हो जैसे कमरे का दरवाज़ा खुला हो, लेकिन नींद का गलबा इस कदर हावी था कि वो आंखें खोल ना सकी। जबकि कमरे में दाखिल होते सुल्तान ने दरवाज़ा बंद करते हुए जब इसे देखा तो दिलकश चेहरे पे नीचे भरपूर मुस्कुराहट फैल गई। जाल बिछा के बचने की कोशिश में जत की जाती है मोहतरमा। इसकी लापरवाही से सोफे पे बिखरे वजूद को देखते हुए ज़ेर लब बुड़बुड़ाते हुए इसकी जानिब बढ़ा तो सीने में मुकीद जज्बात बहुत सबक रवि के साथ मुंह जोर के होने लगे। गले में लपेटा गया स्टॉलर अब ढीला हो चुका था, जिसके सबब शफाफ साइदरार गर्दन नजर आती आंखों को खैरा की जा रही थी। खूबसूरत मुलायम गालों पे स्याह फगन खूबसूरत गहरी छाँव का सम्मा पेश कर रहे थे। इसी छाँव तले वो खुद लम्हे की सुकून तलाशना चाहता था, जब भी तभी वो अपने बढ़ते कदमों को रोक ना सका और धीरे धीरे चलता इसके बेहद करीब पहुंचता इसके बेखबर वजूद पे झुका। दायां हाथ आहिस्तगी से आगे बढ़ाते इसने कंधे पे गहरे सुनहरे बालों को मुट्ठी में भरते हुए अपने चेहरे के नजदीक करते हुए लंबी सी सांस खींची तो दिलफरेब सी महक सांसों में घुलती चली गई। मुझे लगता है कि दुश्मन की गोलियां तो नहीं, लेकिन तुम मेरी मौत का सबब ज़रूर बनोगी। भारी लहजे में बोलते हुए वो इस पे मज़ीद झुकता, अपने प्यासे से लब इसकी गुलाबी गाल पे रख गया, जबकि इसके सिलकते लम्स पे बुरी तरह कसमसाती हुए रुख बदलने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसकी कोशिश कतई नाकाम बनाते हुए इसने बालों पे गिरफ्त दोबारा कायम की और खुद अब दूसरे गाल पे झुका तो आपके भारी लम्स इस कदर शिद्दत लिए हुए था कि मूंछों की जुबान बेसुध लेटी रुशाने के होठों से बेख्तियार सिसकी से निकली। सिसकी भरी थी, इसने नींद भरी आंखें खोल के देखा तो इसको बेतहाशा करीब देख के इसका दिल उछल के हलक में अटका। बेहिसाब प्यार आ रहा है आप पे, आप आज मुझसे जान बचा के रखिएगा। इसकी नींद की खुमार से बोझल होती सिर्फ आंखों में अपनी आंखें डालते हुए इसने बेबाक लहजे में एक मानी खेज सी सरगोशी की तो उसके जिस्म का सारा खून इसके चेहरे पे आन सिमटा, जिसके दिल जोरों से धड़कता अपने होने का एहसास दिलाने लगा। तब इसने इसे पर हटाने को कुछ कहना चाह लिया, अब इसने इसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में जकड़ते हुए जोर से अपनी जानिब खींचा तो बेसाख्ता ऊपर कूदती इसके कशीदा सीने से जा लगी, लेकिन इससे पहले कि वो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। जल्दी हाजिर होंगी नावल के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।